मैंने प्राचीन काल के मजदूरों को सिर्फ अनलिमिटेड बर्गर और कोला दिया और रोज 10 घंटे काम करवाने के बाद ही छुट्टी दी, वो भी सिर्फ वीकेंड पर मसालेदार चिकन खाने को मिलता था। मुझे लगा था मजदूर जल्दी बगावत कर देंगे, पर पहले ही दिन मजदूर बेचैन हो गए। मालिक, ये हमारा आखिरी खाना तो नहीं है? तीसरे दिन तो मजदूर डर से कांपने लगे। मालिक, कहीं आप हमें खिला खिलाकर मार तो नहीं रहे? सातवें दिन तक सारे मजदूर मेरे सामने आकर बोले, मालिक, आप जिसे मारना चाहें हम मार देंगे, ये जान अब आपकी है। 1 महीने बाद मजदूरों ने अचानक मुझे पीले रंग का ड्रैगन पैटर्न वाला कपड़ा पहना दिया। मालिक, ठंड बढ़ गई है, ये कपड़ा पहन लीजिए। मैंने वो शाही पोशाक हाथ में पकड़कर देर तक देखी। अरे यार, तुम लोगों ने तो रुला ही दिया। मैं इस राज्य के लिए पूरी तरह वफादार हूँ, कोई दो दिल नहीं है। असल में 1 साल पहले मैं टाइम ट्रैवल करके प्राचीन काल के एक बॉर्डर काउंटी का मजिस्ट्रेट बन गया था और मुझे सबसे स्ट्रांग बर्गर सिस्टम मिला था। मुझे लगा था सिस्टम मिलते ही मैं जल्दी लाइफ में टॉप पे पहुंच जाऊंगा, पर सिस्टम ने शुरू में सिर्फ अनलिमिटेड बर्गर और कोला ही दिया। ये जगह थी शूफान काउंटी, उस टाइम की सबसे दूर की काउंटी। और सबसे बुरी बात यह थी कि बाहर सूखा पड़ा था। शहर के बाहर करीब 3,000 शरणार्थी जमा थे, सब भूख से आंखें हरी पड़ी थी। शहर की दीवार इतनी टूटी फूटी थी कि हवा के झोंके से ही हिल जाती। दिमाग की मेमोरी के हिसाब से 3 दिन बाद पास की पहाड़ी से ब्लैक विंड डाकू उतरकर अनाज लूटने वाले थे, यानी सीधा सीधा शहर पर हमला। ये शुरुआत ही बहुत मुश्किल थी। मैं अपने हाथ में पकड़े बर्गर कोला को देखता रहा। अचानक दिमाग में आइडिया आया, बर्गर हाई कैलोरी है, कोला हाई शुगर है। ये तो बिल्कुल वही चीज़ है जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट अपने वर्कर्स को जल्दी एनर्जी देकर फिर से निचोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे अभी क्या चाहिए? लेबर फोर्स दीवार बनाने के लिए। हाँ, यही करते हैं। मैं एक ब्लैक हार्टेड बॉस बनकर इस जंक फूड से इन लोगों से दीवार बनवाऊंगा। ये सोचते ही मेरे दिल का प्राचीन काल का डर कैपिटलिस्ट इंस्टिंक्ट के आगे दब गया। मैंने ठंडी हंसी दी और टूटी फूटी काउंटी ऑफिस से बाहर निकला। ऑफिस के गेट पर एक बूढ़ा आदमी, बाल सफ़ेद, चेहरे पर दाने, कुछ ताकतवर दिखने वाले आदमियों के साथ बेचैनी से इंतजार कर रहा था। ये शहर के बाहर के शरणार्थियों का मुखिया था। नाम था वांग गेनशेंग। मुझे देखते ही वांग गेनशेंग धड़ाम से घुटनों पर गिर गया। आवाज़ कांप रही थी, मालिक, हमें एक रास्ता दीजिए, वरना लोग सच में भूख सक जाएंगे। उसके पीछे के सारे लोग भी घुटनों पर गिर गए, आंखों में सिर्फ निराशा थी। मैंने गला साफ किया, कोशिश की कि थोड़ा रुतबा दिखे, पर अंदर से बहुत डरा हुआ था। सब उठो, मैं चेन शेंग हूं, मैंने कहा। मुझे पता है तुम्हारी हालत, अभी मैं तुम्हें जीने का एक मौका देता हूँ। सबने सिर उठाकर मुझे घूरना शुरू किया। आज से मैं भर्ती करूंगा शहर की दीवार बनाने के लिए, चाहे मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, जो भी हिल डुल सकता है उसे काम करना होगा। शरणार्थियों में हलचल मच गई, चेहरों पर गुस्सा और निराशा दोनों दिखे। काम? इनमें तो खड़े होने की भी ताकत नहीं है, ये तो जान लेने वाली बात है। मालिक, हम 3 दिन से कुछ नहीं खाए, एक कमजोर आदमी बोला। मुझे पता है, मैंने कहा। तो मेरा नियम है, कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। भीड़ पूरी तरह भड़क गई। मजदूरी नहीं? फिर भी काम करवाओगे? ये तो मारने जैसी बात है, इससे तो लड़ ही लेते हैं। शरणार्थियों की मुट्ठियां कस गईं, आंखें लाल होने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर ऊपर से मैं शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। मुझे यही इफेक्ट चाहिए था। पहले इन्हें एकदम किनारे पर धकेलना, फिर थोड़ी मिठास देना। मैंने आवाज भारी करके कहा, डिनर? सारा शोर एकदम गया। डिनर? वांग गेनशिंग ने डरते डरते पूछा। मालिक, क्या खाना मिलेगा? चावल का दलिया? दिन में एक कटोरा मिलेगा? उनके लिए तो एक कटोरा हल्का दलिया भी बड़ी बात थी। मैंने मुंह टेढ़ा करके एक कैपिटलिस्ट जैसी ठंडी मुस्कान दी। दलिया? सपने देखते रहो। मैंने हाथ लहराकर खुली जगह की तरफ इशारा करके चिल्लाया, खाना लाओ। सबकी हैरान आंखों के सामने अनगिनत पेपर रैप बर्गर का एक पहाड़ खाली जगह पर अचानक प्रकट हो गया। साथ में एक और पहाड़ काले बॉटल्स का, जिनमें काला लिक्विड भरा था। धूप में हल्के बबल्स दिख रहे थे। एक तेज मीट की खुशबू ब्रेड की खुशबू के साथ मिलकर तुरंत फैल गई। 3,000 शरणार्थी, हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने जिंदगी में इतनी अच्छी खुशबू कभी नहीं सूंघी थी। ये क्या है? ये आटे की चीज है क्या? मुझे लगता है ये मैदे की रोटी है, अंदर अंदर मीट भी है शायद। सब उस बर्गर के पहाड़ घूरते रहे। गले से घुट घुट की आवाज आने लगी। मुझे ये असर देखकर बहुत मजा आया। मैंने अपने हाथ का बर्गर उठाया, बड़ा सा बाइट लिया। मुंह में तुरंत मीट का जूस फैल गया। यही तुम्हारा खाना है? मैंने मुंह भरे भरे कहा। हर कोई काम शुरू करने से पहले एक बर्गर और एक बॉटल पानी लेगा। अच्छा काम करोगे तो रात को भी मिलेगा। शरणार्थी पूरी तरह पागल हो गए। ये सच है? वांग गेनशिंग कांपते हुए आगे आया, बर्गर के पहाड़ से एक उठाया। उसकी गर्माहट, उसका सॉफ्ट टच, उसे लगा जैसे सपना देख रहा हो। 60 साल जीकर भी उसने कभी शुद्ध मैदे की रोटी नहीं खाई थी। ये तो मीट भरा हुआ जन्नत का खाना था। उसने धीरे से एक बाइट ली। ब्रेड की सॉफ्टनेस, मीट की खुशबू, सॉस का खट्टा मीठा स्वाद, कई ऐसे टेस्ट जो उसने कभी महसूस नहीं किए थे, जुबान पर फूट पड़े। वॉन्ग गेनशिंग पूरी तरह जम गया। आंखों से आंसू उसके झुर्रीदार चेहरे पर बहने लगे। बर्गर को वो कसकर पकड़े हुए था, जैसे कोई अनमोल खजाना हो। मालिक, वांग गेनशिंग जोर से रोने लगा। ये सबके लिए आखिरी खाना है क्या? उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है कि उन जैसे तुच्छ शरणार्थियों को इतना अच्छा खाना क्यों मिल रहा है। जरूर ये नया मजिस्ट्रेट सोच रहा होगा कि हम मरने ही वाले हैं, तो मरने से पहले पेट भर खिला दें, ताकि रास्ते में ताकत रहे उसके पीछे। जितने भी शरणार्थियों को बर्गर मिला था,
पहला बाइट लेते ही सब डूब गए, फिर रोने की आवाज़ एक साथ गूंज उठी। मैंने जिंदगी में इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया। माँ, तुमने देखा? बेटे को मीट मिला, वो भी इतना बड़ा टुकड़ा। मालिक, शुक्रिया, हम अभी निकलते हैं। स्वर्ग के रास्ते पर आपके लिए लंबी उम्र की तख्ती लगाएंगे। मैं आधा खाया हुआ बर्गर हाथ में लिए पूरी तरह सन्न रह गया। आखिरी खाना? तुम लोग बकवास मत करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी लेबर निचोड़ने वाला ब्लैक हार्ट कैपिटलिस्ट हूँ। तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? ये स्क्रिप्ट तो गलत हो गई। मैं नीचे घुटनों पर बैठे रोते हुए 3,000 शरणार्थियों को देखा। लगा जैसे मेरी दुनिया की सोच पूरी तरह हिल गई। मैं तो पूरी तरह ब्लैक हार्टेड कैपिटलिस्ट की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा था। लंबे वर्किंग आवर्स, कोई मजदूरी नहीं, सिर्फ थोड़ा हाई कैलोरी जंक फूड देकर लटकाए रखना, ये तो स्टैंडर्ड विलेन वाला काम है। फिर इनकी नज़र में ये आखिरी वक्त की देखभाल कैसे बन गया? सब उठो। क्यों रो रहे हो? मेरा दिल घबरा गया। मैंने हिम्मत करके चिल्लाया, खाना खत्म करो और काम पर लगो, दीवार बनाओ। अंधेरा होने से पहले जिसने भी आलस किया, रात का खाना नहीं मिलेगा। मुझे लगा मेरी आवाज़ काफ़ी सख्त और कैपिटलिस्ट जैसी लगी, और शरणार्थियों के कानों में ये फिर से अलग मतलब बन गया। मालिक कह रहे हैं रात को भी मिलेगा? एक आदमी हैरानी से बोला। अच्छा काम करोगे तो हर बार मिलेगा, मैंने गुस्से से जवाब दिया। भीड़ पूरी तरह उबल पड़ी। अरे वाह, ये तो आखिरी खाना नहीं, रात को भी मिलेगा, हर बार मिलेगा। मालिक तो जीता जागता भगवान है, स्वर्ग से उतरकर हमें बचाने आए हैं। वांग गेनशिंग तो और भी जोश में कांपने लगा। वो अचानक खड़ा होकर सबको जोर से बोला, सुना सबने? मालिक हमें मारना नहीं चाहते, जिंदा रखना चाहते हैं। खाओ, सब खाओ, ताकत भरो, मालिक के लिए दीवार बनाओ। जो भी आलस करेगा, मैं वांग गेनशिंग पहले उसकी टांग तोड़ूंगा। 3,000 शरणार्थी पागलों की तरह बर्गर खाने लगे। फिर धीरे धीरे कोला की बोतल खोली। जब पहले आदमी कोला पिया, वो बबल वाला मीठा लिक्विड गले से नीचे उतरा। वो पूरी तरह हैरान रह गया। ये काला पानी पीते ही पेट में जैसे छोटे हथौड़े चल रहे हों, पूरे शरीर में ताकत भर गई। ये तो अमृत है, जरूर अमृत है। एक के बाद एक चीखें भीड़ में गूंजने लगीं, साथ में हैरानी के शब्द भी। उन्हें लगा जैसे शरीर में एक ऐसी ताकत उठी हो जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। 3 दिन की भूख की कमजोरी एकदम गायब हो गई। मैं इन लोगों को देखकर जो जोश से भरे हुए थे, अंदर से और घबरा गया। ये तो सिर्फ बर्गर कोला था, ऊपर से मैदा और शुद्ध मीट, और कोला जैसा हाई शुगर कार्बोनेटेड ड्रिंक इनके सूखे शरीर के लिए तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से भी ज्यादा असरदार निकला। खा पी कर पेट भरते ही मुझे धक्का देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वांग गेनशिंग खुद आगे आ गया। 3,000 शरणार्थी, मर्द हो या औरत, औजार उठाकर टूटी फूटी दीवार की तरफ भागे। वो जैसे जान की परवाह किए बिना काम करने लगे। पत्थर उठाने वाले पत्थर उठा रहे थे, मिट्टी सानने वाले मिट्टी सान रहे थे। माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। जो बड़ा पत्थर पहले 10 आदमी मिलकर उठाते थे, अब 3-4 बर्गर खाए हुए ताकतवर मर्द एक ही आवाज में उठा लेते। दीवार आंखों के सामने ही चौंकाने वाली स्पीड से बनती और ऊंची होती जा रही थी। मैं काउंटी ऑफिस के गेट पर खड़ा दूर का नजारा देख रहा था। मुंह खुला का खुला रह गया। अंडा भी अंदर फिट हो जाए इतना, इतनी एफिशिएंसी। मैंने तो सोचा था कि ये भूखे लोग खाना खाकर बस थोड़ी ताकत वापस पाएंगे, पर अभी ये तो शरणार्थी नहीं, बिल्कुल पागल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लग रहे थे। शुफॉन्ग काउंटी की वो दीवार जो कई साल पहले डाकुओं ने तोड़ी थी, वो चमत्कार की तरह फिर से बन गई, पहले से भी ऊंची और मोटी। इन 3 दिनों में मैं रोज बस खाना बांटता रहा, सुबह दोपहर शाम, तीनों वक्त बिना नागा, बर्गर कोला अनलिमिटेड। शरणार्थी भी जैसे वेंड अप मशीन बन गए थे, खाने सोने के अलावा बस पागलों की तरह काम करते रहे। उन्होंने खुद ही शिफ्ट बना ली। दिन के 12 घंटे साइट पर हमेशा कोई ना कोई काम कर रहा होता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। मैं काउंटी ऑफिस की टूटी कुर्सी पर बैठा बर्गर खाते हुए माथे पर बल डाले सोच रहा था। नॉर्मली इतनी हाई इंटेंसिटी लेबर पर तो कब का कोई बगावत या स्ट्राइक हो जानी चाहिए थी, पर ये लोग बगावत तो दूर, हर एक की नज़र मुझे देखकर और अजीब होती जा रही थी। वो नज़र कैसे कहूँ, वो शुक्रिया वाली नहीं थी, बल्कि जुनून वाली, कुछ इज्जत और डर मिला हुआ। ये लोग सोच क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। मैंने सोचा रात को वर्कर कैंप में जाकर देखता हूँ, सुनता हूँ ये क्या बात कर रहे हैं। रात गहरी हो चुकी थी, कैंप में कोई लाइट नहीं थी और कोई सोया नहीं था। सब अंधेरे में इकट्ठा बैठे थे। माहौल बहुत गंभीर था। वांग गेनशेंग बीच में बैठा, आवाज दबाकर चेहरे पर संजीदगी लिए बोलना शुरू किया। सब बताओ, इन 3 दिनों में कैसा फील हुआ? एक ताकतवर आदमी धीरे से बोला। मुखिया जी, मुझे लगता है मेरी ताकत खत्म नहीं हो रही। पहले 100 किलो का बोरा उठाने में भी दम निकल जाता था, अब 200 किलो का पत्थर एक हाथ से उठा लेता हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और मुझे लगता है मालिक के दिए हुए खाने से मेरी पुरानी बीमारियां भी ठीक हो गई। दूसरा बोला। सबसे बड़ी बात वो अमृत है, एक जवान लड़का उत्साह से बोला। रोज काम करके जितना भी थका हूँ, एक घूंट पीते ही एकदम एनर्जेटिक हो जाता हूँ। ये कोई मामूली चीज नहीं है। वांग गेनशिंग ने सिर हिलाया, चेहरा और गंभीर हो गया। मैं 60 साल जिया हूँ, थोड़ा बहुत दुनिया देखी है। ये जो हम खा रहे हैं इसे बर्गर कहते हैं, शुद्ध मैदे से बना है, अंदर बढ़िया बीफ पैटी है। और ये लिक्विड कोला कहते हैं, तुरंत ताकत वापस देने वाला अमृत है। इसे तो शायद राजमहल में भी नहीं बनाया जाता। तुम लोगों ने सोचा है ऐसे लेवल का खाना हम शरणार्थियों को तो छोड़ो, राजधानी के सबसे बड़े गार्ड्स को भी शायद नसीब नहीं होता। सब चुप हो गए, सांसें भारी हो गई। हाँ, ये बात तो लॉजिक से बाहर है, वांग गेनशेंग ने एक शब्द तोड़कर कहा। मैंने बहुत सोचा, बस एक ही पॉसिबिलिटी लगती है। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। मालिक, ये सैनिक तैयार कर रहे हैं और हमें डेथ सोल्जर बना रहे हैं। डेथ सोल्जर शब्द सुनते ही पूरे कैंप की हवा जैसे जम गई। डेथ सोल्जर क्या होते हैं?
वो होते हैं जिन्हें बड़े लोग खास मौत वाले मिशन के लिए पालते हैं। उन्हें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट, सबसे अच्छा खाना मिलता है ताकि सही वक्त पर बिना झिझक अपनी जान दे दें। मुखिया जी, आपका मतलब है मालिक हमें इतना अच्छा खाना इसलिए दे रहे हैं ताकि हम मर जाएं? किसी ने कांपते हुए पूछा। बेवकूफ, वांग गेनशेन ने धीरे से डांटा। ये मरना है क्या? ये तो बहुत बड़ा मौका है। वो खड़ा हो गया, आवाज में एक अजीब सा जोश था। हम क्या हैं? शरणार्थी हैं, कीचड़ जैसे बेकार। पर अभी मालिक ने हमें वो इज्जत दी जो कभी नहीं मिली। हमें वो खाना खिलाया जो देवताओं को मिलता है। मालिक ये बात खुलकर क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये सीक्रेट है। टॉप लेवल डेथ सोल्जर तैयार करना तो राजदरबार को हिला देने वाली बड़ी बात है। मालिक इसलिए नहीं बताते क्योंकि खबर लीक होने का डर है। हमें डराना नहीं चाहते। हमें इस इज्जत को कमतर नहीं समझना चाहिए। मालिक ने हमें नई जिंदगी दी है, हमें ये जान उन्हें वापस देनी चाहिए। वांग गेनशिंग की बात आग की तरह सबके दिल में दबी हुई उम्मीद और जुनून को भड़का गई। हाँ, मुखिया जी सही कह रहे हैं। ये जान अब मालिक की है। आज से मालिक का डेथ सोल्जर हूँ। जो भी मालिक की बेइज्जती करेगा, मैं सबसे पहले उसे फाड़ दूंगा। मजदूर पूरी तरह जोश में आ गए। कुछ लोगों ने उंगली काटकर दीवार पर खून से वफादारी लिखने की बात भी कही। तभी कैंप का टूटा पर्दा हट गया। मैं जम्हाई लेता हुआ अंदर आया। मैं बस ये देखने आया था कि ये लोग सोए या नहीं, और थोड़ा याद दिलाने की ज्यादा जोर मत लगाओ। कहीं कोई मर गया तो मेरी ब्लैक हार्टेड कैपिटलिस्ट की इमेज तो पक्की हो जाएगी। इतनी रात को क्यों जागे हो? इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? मैंने ऐसे ही पूछा। कल थोड़ा आराम से काम करना, जल्दी सो जाओ। फिर मैंने जम्हाई ली और घूम कर चला गया। मेरे जाते ही पूरा कैंप एकदम सन्नाटे में डूब गया। काफी देर बाद वांग गेनशन कांपती आवाज में बोला, जोश और उत्साह से भरा हुआ, तुम लोगों ने देखा देखा मालिक को? इतनी रात को भी राउंड लगा रहे हैं। वो हमारी परीक्षा ले रहे थे, हमारी वफादारी की परीक्षा। हम अभी ऊंची आवाज में बात कर ही रहे थे। अगर मालिक को लगता कि हम कमजोर दिल के हैं, बड़े काम के लायक नहीं, तो अंजाम बहुत बुरा होता। अच्छा हुआ समझ में आया। मालिक हमें जल्दी सोने को कह रहे थे, यानी इशारा दे रहे थे कि एनर्जी बचा कर रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हम कितने बेवकूफ थे, मालिक की मेहनत को समझ ही नहीं पाए। सबको एकदम समझ आ गया। मेरे जाने की दिशा में देखते हुए उनकी आंखों का जोश और बढ़ गया। बिना कुछ कहे सबने झुककर एक साथ गेट की दिशा में चुपचाप सिर झुकाया। इससे सीखो, अपनी सेल्फ डिसिप्लिन पहला कदम है। मालिक के हर इशारे को गहराई से समझो। दीवार बन चुकी थी। मेरे दिल का बड़ा पत्थर आधा उतर गया, पर दूसरा आधा अभी भी। वो पहाड़ी वाले डाकू कोई आसान चीज नहीं थे। 800 से ज्यादा लोग, हर एक खून खराबा करने वाला। सरदार ब्लैक वॉल्विन तो शेर चीता तक फाड़ सकने वाला खतरनाक आदमी था। 3 दिन की डेडलाइन, आज आखिरी दिन था। मैं पूरे दिन बेचैन रहा। टूटी काउंटी ऑफिस में इधर उधर घूमता रहा। पहले से टेढ़ी मेढ़ी जमीन को और गड्ढेदार बना दिया। क्या करूं क्या करूं, मुंह से बार बार निकल रहा था। हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। भाग जाऊं? पर अभी दीवार तो बन चुकी थी। गेट बंद होते ही मैं भी नहीं भाग सकता, और बाहर तो जंगल बियाबान है। मैं एक मॉडर्न आदमी बाहर निकलकर या तो भेड़िए का शिकार बनूंगा, या दूसरे शरणार्थी मुझे लूट लेंगे। मुझे लगा जैसे कोई गेम में लॉगिन करते ही पता चले कि जो आइटम दिया गया वो बॉस फाइट में बेकार निकला। मरने का मन कर रहा था। अचानक दीवार से एक जोरदार डरावनी चीख आई। वॉचमैन का एक आदमी सीढ़ी से लुढ़कता हुआ गिरा। दौड़ते हुए काउंटी ऑफिस में घुसा, चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ। मालिक आ गए, ब्लैकविंड डाकू आ गए। पूरा काला काला मैदान लोगों से भरा हुआ है। मेरा दिल एक झटके से धड़का। जो होना था वो हो गया। मैंने गहरी सांस ली, अपनी कांपती टांगों को सीधा करने की कोशिश की। बगल में रखी जंग लगी तलवार उठाई। खुद को हिम्मत देते हुए एक एक कदम दीवार की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर लगा जैसे दिल गले से बाहर आ जाएगा। मैं तो बस एक बदकिस्मत कोढ़ हूँ। मैं ये सब क्यों झेल रहा हूँ, उसे रोना भी नहीं आया था। जैसे तैसे दीवार पर चढ़कर बाहर देखा तो ठंडी सांस अंदर खिंच गई। दूर क्षितिज पर धूल का बार उठा हुआ था। एक बड़ा काला साया शोफॉर्म की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। मोटा मोटा गिनने पर भी 700-800 लोग तो थे ही। सब घोड़ों पर सवार, हाथों में चमकती तलवारें, पूरे गुस्से में। सबसे आगे एक भालू जैसा मोटा पगड़ा काले चेहरे वाला आदमी था। कंधे पर बड़ी कुल्हाड़ी लिए। दूर से ही उसकी खूंखार आभा महसूस हो रही थी। खत्म, अब तो पूरा बराबर हो गया। मेरे हाथ से तलवार छनाक से जमीन पर गिर गई। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा शरीर सर्दी से कांप रहा हो। शरणार्थियों ने कुछ दिन पेट भर खाना खाया था, ताकत तो आ गई थी, पर अंदर से तो आखिर आम इंसान ही थे। मौत का डर सबको था। इतना बड़ा जत्था देखकर टांगे कांपना लाजमी था। हा हा हा, शहर के चूहों, ब्लैक विंड दादा अनाज लूटने आया है। ब्लैक वर्लविंड ने नीचे घोड़ा रोककर कुल्हाड़ी से मुझे दीवार पर इशारा किया। आवाज गरज जैसी थी। अच्छे से गेट खोल दो, अनाज और औरतें दे दो। दादा तुम्हें पूरी जान से बख्श देगा, वरना शहर टूटा तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा। कितना घमंडी है, बहुत ज्यादा घमंडी। मैं गुस्से से कांप रहा था, आधा डर से, आधा सच में गुस्से से। पर मैं कर भी क्या सकता था? एक सख्त शब्द ही बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी वॉन्ग गेनशेंग सबसे ताकतवर आदमियों को लेकर आगे आया। चेहरों पर डर तो था, पर आंखों में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय भी था। मालिक, वॉन्ग गेनशेंग ने मेरे सामने सिर झुकाया। गेट नहीं खोल सकते। बकवास मत करो, मुझे पता है नहीं खोल सकते। मैंने आवाज दबाकर चिल्लाया। आवाज में रोने जैसापन आ गया। पर गेट नहीं खोला तो वो दीवार तोड़कर अंदर आ जाएंगे। तब तो हम और भी बुरी तरह मरेंगे। मालिक,
हमें मौत का डर नहीं है। एक आदमी, उसके हाथ में लोहे की छड़ी थी। दुश्मन को पीटने के लिए हमें मौत का डर नहीं है। मालिक ने हमें पेट भर खाना दिया, इज्जत दी। ये जान अब मालिक की है। इनसे लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा मर ही तो जाएंगे। भूख से मरना भी मौत है, लड़ते हुए मरना भी मौत है। पर लड़ते हुए मरना तो कम से कम पेट भर कर मरना होगा। इन आदमियों की आंखें लाल हो गईं। वो नीचे खड़े डाकुओं को घूर रहे थे। वो नजर बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई अपना खाना बचाने वाली जंगली बिल्ली की होती है। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। इन लोगों को देखकर अचानक एक बात समझ आई। मुझे डाकुओं से डर इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं जीना चाहता था। पर ये शरणार्थी डाकुओं से नहीं डर रहे थे, क्योंकि ये अभी अभी नरक से निकल कर आए थे। यही बर्गर कोला था जिसने इन्हें इंसान जैसा जीना सिखाया, और अभी कोई इनकी रोटी छीनने आ रहा था। इन्हें फिर से वो भूखे बेबस कुत्तों जैसी जिंदगी में धकेलने आ रहा था। ये तो इन्हें मारने से भी ज्यादा तकलीफदेह था। मालिक, वांग गेनशिंग फिर बोला, आवाज कर्कश पर मजबूत, हुक्म दीजिए। हम मालिक के लिए जान देकर लड़ेंगे। मालिक के लिए जान देकर लड़ेंगे। मालिक के लिए जान देकर लड़ेंगे। 3,000 लोग की चीखें मिलकर नीचे खड़े 800 डाकुओं के घमंड पर भी भारी पड़ने लगी। मैं इन्हें देखकर अंदर से हिल गया। जान देकर लड़ोगे? किससे लड़ोगे? फावड़े और छड़ी से? पर उनके दृढ़ चेहरे देखकर मुझे समझ आ गया कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा। अभी अगर मैंने नहीं कहा तो शायद डाकुओं के आने से पहले ये जोशीले डेथ सोल्जर ही मुझे फाड़ देंगे। मैंने दांत भींचकर हिम्मत जुटाई। मरना है तो मरेंगे। टाइम ट्रेवल करके इतनी बेइज्जती से गर्दन कटवाने से तो अच्छा है 800 डाकुओं को साथ लेकर नरक जाऊं। कम से कम स्वर्ग के रास्ते में अकेला नहीं रहूंगा। ठीक है। मैंने जमीन से तलवार उठाई, पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, गेट खोलो। क्या? वॉन्ग गेनशेंग और सब हैरान रह गए। गेट खोलना? ये तो सीधा मौत बुलाना है। मैंने कहा, गेट खोलो। मेरी आंखें भी लाल हो गईं। नीचे ब्लैक वॉल्वेंट की तरफ इशारा करते हुए आवाज उत्तेजना से तेज हो गई। ये अंदर आना चाहते हैं ना? आने दो। देखते हैं इनकी 800 तलवारें ताकतवर हैं या हमारी 3,000 मुठियां। दांव पर लगा दिया। वैसे भी अंदर बैठकर मरने का इंतजार करने से तो बाहर निकलकर लड़ने में शायद 1% मौका बच जाए। वांग गेनशेंग मुझे पागलों जैसा देखते हुए पहले हंसा, फिर उसके चेहरे पर गहरी इज्जत झलक आई। अच्छा मालिक, ये तो मरने के कगार पर धकेल कर नया जीवन पाना वाली रणनीति है। मैं समझ गया। हम जैसी अनुशासनहीन भीड़ दीवार पर टिक ही नहीं सकती। बजाय बैठे बैठे पिटने और हौसला खोने के हमला ही कर देना बेहतर है अपनी सबसे तेज ताकत से दुश्मन को तोड़ देना। मालिक तो सच में सेना चलाना जानते हैं। हम जैसे आम लोग तो इस सोच तक पहुंच ही नहीं सकते। मालिक की बात सुनो, गेट खोलो। वांग गेनशिंग ने जोर से चिल्लाकर सबसे कहा। भारी गेट चरमराती आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। नीचे खड़ा ब्लैक वेलवेंट भी हैरान रह गया। क्या हो रहा है? ये तो सरेंडर कर रहे हैं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। इनका अंदाज तो ऐसा है जैसे ये हमें खा जाएंगे। उसे कुछ समझाता उससे पहले ही 3,000 से ज्यादा फटे पुराने कपड़ों में शरणार्थी, हाथों में तरह तरह के हथियार, फावड़े, कुछ तो दीवार बनाने से बचे बड़े पत्थर उठाए हुए पानी की तरह गेट से बाहर उमड़ पड़े। उनकी आंखों में खून उतर आया था। मुंह से समझ न आने वाली दहाड़ें निकल रही थीं। चेहरों पर मौत की परवाह न करने वाला पागलपन था। बर्गर के लिए एक आदमी दहाड़ते हुए अपना कुदाल घुमाकर सीधा एक डाकू के घोड़े पर दे मारा। कोला के लिए दूसरा आदमी 100 किलो का पत्थर उठाए पूरी ताकत से भीड़ में सबसे घनी जगह पर फेंक दिया। मेरी रोटी कौन छीनेगा? उसे जीने नहीं दूंगा। ब्लैक विंड के डाकू पूरी तरह हैरान रह गए। उन्होंने खून खराबा तो देखा था, पर ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। ये कोई शरणार्थी नहीं, ये तो एकदम एक शरणार्थी की बांह से खून बह रहा था, पर उसने आह तक नहीं की। उल्टा एक डाकू की गर्दन में दांत गड़ाकर मांस का टुकड़ा नोच लिया। एक और डाकू के भाले ने एक ताकतवर आदमी का पेट फाड़ दिया। मरने से पहले उसने डाकू को कसकर पकड़ लिया ताकि पीछे से आ रहे साथी पत्थर से उसे कुचल सके। ये लड़ाई नहीं, ये कत्लेआम था। 3,000 पेट भर खाए जबरदस्त ताकतवर, मौत की परवाह न करने वाले योद्धा 800 ऐशो आराम में पले डर से कांपते डाकुओं पर भारी पड़ गए। शुरू से ये लड़ाई एक तरफा होती जा रही थी। मैं दीवार पर खड़ा नीचे का नजारा देख रहा था। ये तो पूरी तरह एक तरफा कुचल था। ये शरणार्थी, ये डेथ सोल्जर, इनका लड़ने का तरीका इतना प्रिमिटिव था फिर भी इतना असरदार। इनके पास कोई तरीका नहीं, कोई रणनीति नहीं, बस एक ही सोच थी, सामने वाले दुश्मन को मार डालो जो इनका बर्गर छीनना चाहता है। आधे घंटे बाद लड़ाई खत्म हो गई। गेट के बाहर डाकुओं की लाशें और कटे अंग फैले हुए थे। खून की नदी बह रही थी। 800 डाकुओं में से डर के मारे घुटनों पर गिरकर सरेंडर करने वाले करीब 1-200 को छोड़कर बाकी सब लाश बन चुके थे। और वो 3,000 डेथ सोल्जर, सब जख्मी, खून से लथपथ, पर गिरने वाले 100 भी नहीं थे। ब्लैक वर्लविंड, वो घमंडी सरदार, 10-12 ताकतवर आदमियों ने उसे जमीन पर दबाकर पत्थर से उसके हाथ पैर तोड़ दिए, फिर मरे कुत्ते की तरह घसीटते हुए दीवार तले ले आए। 3,000 लोग, खून की तेज बदबू और खतरनाक आभा लिए चुपचाप शहर के बाहर खड़े थे। फिर वांग गेनशिंग की अगुवाई में सब एक साथ मुड़कर दीवार पर खड़े मेरी तरफ देखने लगे। धड़म की आवाज के साथ 3,000 लोग एक साथ घुटनों पर गिर गए। उनके हाथ के मामूली हथियार जमीन में गड़े। आवाज इतनी एक साथ और जोरदार थी कि दिल हिल गया। वांग गेनशिंग ने सिर उठाया, चेहरा खून से लथपथ। उसने पूरी ताकत लगाकर एक दहाड़ती आवाज में चिल्लाया, मालिक, आप जिसे मारना चाहें हम मार देंगे। ये जान अब आपकी है, ये जान अब आपकी है। 3,000 आवाजें मिलकर एक लाल धारा बनकर आसमान की तरफ उठ गई। मैं दीवार पर खड़ा इस भारी खौफनाक आभा और जोश भरी दहाड़ को सुनकर आंखों के आगे अंधेरा छा गया।
टांगों ने शरीर का वजन उठाना बंद कर दिया। मैं धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। हे भगवान, बच गया। मेरे होंठ कांप रहे थे, चेहरे का रंग उड़ गया था। इसी बीच पास के एक बड़े पेड़ पर रात के काले कपड़े पहने एक साया शैतान को देखने जैसी नजर से नीचे मुझे और उन 3,000 शैतान जैसे योद्धाओं को देख रहा था। उसने कांपते हाथों से अपने पास से कागज कलम निकाला। ढलते सूरज की आखिरी रोशनी में जितनी जल्दी हो सके एक लाइन लिखी। शुओफांग काउंटी का मजिस्ट्रेट लिन युआन गुप्त रूप से 3,000 शैतानी डेथ सोल्जर तैयार कर चुका है। बिना किसी मेहनत के 800 ब्लैक विंड डाकुओं का सफाया कर दिया। इस आदमी की महत्वाकांक्षा आसमान छूती है। बहुत गहरी चाल का आदमी है। खतरनाक इरादे हैं, अति आवश्यक। लिखकर उसने चिट्ठी एक छोटी बांस की नली में डाली, एक कबूतर के पैर में बांधी, पूरी ताकत से उसे आसमान की तरफ उछाल दिया। कबूतर पंख फड़फड़ाते हुए राजधानी की दिशा में तेजी से उड़ गया। मुझे वॉन गेनशिंग वगैरह उठाकर काउंटी ऑफिस ले गए। मैं सच में इतना डर गया था कि हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो गए थे। मैं बस उन खून से लथपथ आदमियों को खुद को पालकी की तरह उठाकर ले जाने दे रहा था। जब होश आया, मैं काउंटी ऑफिस की टूटी हुई बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था। नीचे ढेर सारे लोग घुटनों पर बैठे थे। सबसे आगे वॉन गेनशिंग था। उसने थोड़ा घाव साफ किया था, पर चेहरे और शरीर का खून अभी तक साफ नहीं हुआ था। उसकी जोशीली आंखों के साथ वो ब्लैक विंड डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। मालिक, ब्लैक विंड डाकुओं में से 800 में से 623 मारे गए, 177 बंदी बनाए गए। सरदार ब्लैक वर्लविन के हम 4 उंगलियां तोड़ चुके हैं। बाकी फैसला मालिक पर छोड़ते हैं। वांग गेनशिंग की आवाज में गर्व और थोड़ा जोश दोनों झलक रहे थे। ये रिपोर्ट सुनकर मेरे होंठ फिर कांपने लगे। 600 से ज्यादा मारे, 100 से ज्यादा बंदी। हे भगवान, ये तो कत्लेआम है। मैं इन लोगों को देख रहा था। कुछ दिन पहले तक ये इतने भूखे थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अब ये डाकुओं को चींटी समझने वाले खूनी योद्धा बन गए थे। ये बदलाव इतना तेज था कि दिल संभल नहीं पा रहा था। बर्गर कोला की ताकत इतनी खतरनाक हो सकती है क्या? सब उठो। मैंने जैसे तैसे दांतों के बीच से कुछ शब्द निकाले, कोशिश की कि थोड़ा रुतबेदार लगूं, पर आवाज, जी मालिक। वांग गेनशिंग गर्व से सीना फुलाकर बोला, हमारे 92 भाई शहीद हो गए। 150 से ज्यादा गंभीर घायल हैं। बाकी सब मामूली घायल हैं। कल काम पर आने में कोई दिक्कत नहीं। मैं चुप हो गया। 92 मौतें। भले ही ये आंकड़ा जीत के मुकाबले बहुत छोटा लगे, पर ये 92 असली जिंदगियां थीं। मेरा दिल भारी हो गया। ये लोग मेरी तथाकथित रोटी बचाने के लिए मर गए। शहीद भाइयों का सम्मान से अंतिम संस्कार करना। मैंने आह भरी, आवाज धीमी हो गई। परिवार को छोड़िए मालिक, इनका कोई खास परिवार नहीं बचा। कोई अच्छी जगह देखकर इन्हें दफना देते हैं, चैन से आराम मिले। मुआवजा। मैं सोच रहा था कुछ मुआवजा दूं, पर जेब टटोली तो साफ। पूरी शोफांग काउंटी का खजाना ही खाली था। मैं क्या देता? वांग गेनशिंग जैसे मेरा मन पढ़ लिया, फौरन बोला, मालिक चिंता मत कीजिए। मालिक के लिए मरना उनके लिए गर्व की बात है। हमने तो जान की परवाह पहले ही छोड़ दी थी। फिर उसका मूड बदला, चेहरे पर उत्साह की झलक आई। मालिक, हम अमीर हो गए। उन ब्लैक विंड डाकुओं से हमें ढेर सारा सामान मिला, उनके घोड़े और हथियार भी। इससे हम मरे हुए भाइयों का शानदार अंतिम संस्कार कर सकते हैं। ये अच्छी खबर तो है। मेरी आंखें चमक उठीं। अभी की उदासी थोड़ी कम हो गई। हाँ, लूट का माल मैं ये भूल ही गया था। ब्लैक विंड डाकू सालों से शोफांग की पहाड़ियों पर बैठे थे। न जाने कितने व्यापारियों को लूटा होगा। जरूर काफी संपत्ति जमा की होगी। जल्दी से लूटा हुआ सब कुछ गिनकर मेरे सामने लाओ। मुझ में अचानक जोश आ गया। लगा जैसे फिर से जिंदा हो गया हूं। जल्दी ही सोने चांदी के गहनों से भरे डिब्बे, ढेर सारे हथियार और कवच काउंटी ऑफिस के आंगन में लाए गए। मैं वो पीला सोना और चमकता चांदी देखकर आंखें फाड़े रह गया। अमीर, सच में अमीर हो गया। मेरी गरीब काउंटी को आखिरकार पहली बड़ी पूंजी मिल गई। मैं सोच रहा था इस पैसे से डेथ सोल्जर्स को कुछ अच्छे हथियार दिला दूंगा, खुद के लिए भी कुछ नए कपड़े बना लूंगा। मैं अमीर बनने की खुशी में डूबा ही था कि वांग गेनशिंग फिर बोला, मालिक, अब ब्लैक विंड डाकू खत्म हो चुके। हम 3,000 भाई मालिक के लिए हंसते हंसते जान देने को तैयार हैं। पर अभी हमारा कोई लीडर तय नहीं, कोई ढांचा नहीं। अगर फिर कोई बड़ा दुश्मन आया तो हम अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाएंगे। मैं हिम्मत करके मालिक से विनती करता हूँ, हमें एक नाम दीजिए और एक ढांचा बनाइए, ताकि हम ट्रेनिंग कर सकें। नाम, ढांचा, ये सब क्या है? ये तो एकदम रेगुलर आर्मी बनाने जैसी बात होगी। मैं इनकी जोशीली आंखें देखकर अंदर से घबरा गया। मैं तो बस आराम से जीने वाला काउंटी मजिस्ट्रेट बनना चाहता था। फौज खड़ी करने का कोई इरादा नहीं था। अगर ये बात दरबार तक पहुंची तो ये जल्दी की बात नहीं। जल्दी की बात नहीं। मैंने हाथ हिलाकर बात टालने की कोशिश की। आज सब थक गए हो, पहले जाकर आराम करो, खाना खाओ। आज रात एक्स्ट्रा बर्गर मिलेगा, कोला जितना चाहो पी लो। मैंने अपने इकलौते हथियार खाने से बात बदलने की कोशिश की, पर वान गेनशिंग ने गंभीर होकर सिर हिलाया। मालिक, बिना नाम की बात में वजन नहीं होता। हम जब मालिक को अपना मालिक मानते हैं तो हमारा एक शानदार नाम होना चाहिए। ये मालिक की शान बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। हाँ, मालिक नाम दीजिए, मालिक नाम दीजिए। नीचे के लोग भी साथ में चिल्लाने लगे। मेरा सिर चकरा गया। नाम दूं तो क्या दूं? बर्गर पंथ या कोला डेथ स्क्वाड? ये तो बहुत शर्मनाक लगेगा। मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा, कोई रास्ता ढूंढने के लिए। मैंने रहस्यमय अंदाज बनाया।
इस बात पर मेरे पास पहले से एक योजना है। नाम तो बस एक झूठा दिखावा है। असली ताकत दिल से आती है। तुम्हारी मुझ पर वफादारी से आती है। अभी तुम्हें इस दिखावे के पीछे नहीं भागना, बल्कि आज की जीत को मजबूत करना है, अपनी ताकत बढ़ानी है, समझे? मुझे लगा मेरी ये बात काफी गहरी और दार्शनिक लगी, इन अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए काफी होगी। और सच में मेरी बात खत्म होते ही नीचे एकदम शांति छा गई। वांग गेनशेंग और कुछ लीडर आदमी एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनके चेहरे पर अब समझ आया वाला भाव आया। वांग गेनशेंग तो जोश में इतना कांपने लगा कि शरीर भी हिलने लगा। उसने फिर मुझे झुककर प्रणाम किया, आवाज में इज्जत भरी हुई। मालिक की गहरी सोच, हम कितने बेवकूफ हैं। मैं हैरान रह गया। गहरी सोच कहाँ थी? मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। तभी वांग गेनशेंग मैं सब समझ गया वाले अंदाज में अपने बगल के आदमियों को समझाने लगा। सुना तुमने? मालिक कह रहे हैं नाम झूठा दिखावा है, असली ताकत दिल से आती है, ये हमें सिखा रहे हैं। हमने अभी एक जीत हासिल की और खुश होकर जल्दबाजी करने लगे। ये तो सेना चलाने में बड़ी गलती है। मालिक डर रहे हैं कि हम घमंड में गलत राह पकड़ लेंगे। दूसरा आदमी भी बोल पड़ा, मजबूत करने, ताकत बढ़ाने को कह रहे हैं। मतलब हमें शोर मचाए बिना चुपचाप ताकत जमा करते रहना है। इसे कहते हैं बड़ी सोच वाली चाल। मालिक कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है, मालिक हमें छुपकर ताकत बढ़ाने को कह रहे हैं। मालिक का मतलब है अभी हमारी असली ताकत दिखाने का वक्त नहीं आया, समझ गया? अभी हमें बंदियों को अपनी फौज में शामिल करना है, हथियार बांटने हैं, फिर और कड़ी ट्रेनिंग करनी है। जब वक्त सही होगा, मालिक की एक आवाज पर हम आसमान छू लेंगे। मालिक की सोच कितनी दूर की है, हम तो उनके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। मैं इनकी बातें सुनकर पूरी तरह सन्न रह गया। बड़ी सोच वाली चाल, छुपकर ताकत बढ़ाना, बड़ी योजना, ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? मैं तो बस झंझट से बचना चाहता था। तुम लोग तो मेरे अपने मतलब से भी ज्यादा समझदार निकले। मैं तो पूरी तरह अलग सोच रहा था। मैं सोच रहा था कैसे आराम से टाइम पास करूं, और ये लोग तो खुद ही एक पूरी कहानी बना चुके थे दुनिया जीतने की, और मुझे उसका हीरो बना दिया। मालिक हम समझ गए, वांग गेनशेंग ने सिर उठाया। आंखों में गजब का यकीन था। हम मालिक की मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। आज से हम खुद को शियान कैंप कहेंगे। आम दिनों में मजदूर, जंग में सैनिक, नाम की परवाह नहीं। बस मालिक के लिए रास्ता साफ करना है। शियान कैंप, ये नाम सुनने में तो काफी दमदार लग रहा था। मैंने मुंह खोला कि कहूँ तुम लोग बकवास मत करो, पर वांग गेनशिंग का वो कुछ मत कहिए, मैं सब समझता हूँ। भरोसा रखिए वाला भाव देखकर मैंने बात निकल ली। ठीक है, जो करना है करो। मुझे लगा जैसे मैं इस पूरे हालात पर से कंट्रोल खो चुका हूँ। मैं तो जैसे किसी गाड़ी में बैठा हूँ जिसका दरवाजा इन जोशीले डेथ सोल्जर ने वेल्ड कर दिया है, और गाड़ी एक ऐसे रास्ते पर भाग रही है जो मुझे पता ही नहीं। और मुझ ड्राइवर के पास अब बस एक ही काम बचा है, सीट बेल्ट बांधना और दुआ करना कि गाड़ी पलटे नहीं। ठीक है, तुम लोग जो सही समझो करो, मैंने थके हुए हाथ हिलाकर कहा। लूट का सामान गोदाम में रखो, घायलों को आराम करने दो, बाकी लोग खाना खाओ। जी हुक्म, सबने एक साथ जवाब दिया। फिर अनुशासन से बाहर निकल गए। इतनी बड़ी हवेली में अचानक बस मैं अकेला रह गया, और आंगन भर सोना चांदी। मैं उस खजाने को देखकर भी खुश नहीं हो पा रहा था। कुर्सी पर पसरकर लंबी सांस ली। मैं तो बस एक ब्लैक हार्टेड बॉस बनकर मजदूरों से काम निकलवाकर आराम से जीना चाहता था। ये तो बावत जैसी बात बनती जा रही है। ये दुनिया सच में पागल हो गई है। ब्लैक विंड डाकुओं के खत्म होने के अगले दिन मैं दोपहर तक सोता रहा। टाइम ट्रैवल के बाद ये सबसे चैन की नींद थी। वजह थी दिमागी थकान। कल का उतार चढ़ाव पिछली पूरी जिंदगी से भी ज्यादा रोमांचक था। पहले मौत का डर, फिर खुशी, फिर पूरी तरह हैरानी और बेबसी। मैं नींद भरी आंखें मलता कमरे से बाहर निकला तो देखा वांग गेनशिंग लोगों के साथ आंगन में काम में लगा हुआ था। आंगन, कल की खून की बदबू भी काफी कम हो गई थी। लूट का सोना चांदी और हथियार करीने से रखे गए थे, पहरा भी लगा था। यहाँ तक कि काउंटी ऑफिस का टूटा गेट भी रात में ठीक करा दिया गया था। सब कुछ बहुत व्यवस्थित लग रहा था। मालिक आप जाग गए। वांग गेनशिंग ने मुझे देखते ही काम छोड़कर तेजी से आकर आदर से झुककर प्रणाम किया। हाँ, मैंने जम्हाई लेते हुए यूं ही पूछा, सब क्या कर रहे हैं? दीवार तो बनी चुकी है ना? मालिक, वांग गेनशिंग गंभीरता से बोला, दीवार बनी तो है, पर इतनी ऊंची और मोटी नहीं। हमने सोचा है राजधानी की दीवार के स्टैंडर्ड पर शोफोंग की दीवार 3 झांग ऊंची और 1 झांग मोटी करेंगे, साथ ही जाल और वॉच टावर भी बनाएंगे। मैं सुनकर हैरान रह गया। क्या? राजधानी का स्टैंडर्ड? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मेरे मुंह से निकल गया। शोफांग जैसी छोटी जगह के लिए इतनी बड़ी डिफेंस बनाने की क्या जरूरत है? पैसा ज्यादा हो गया क्या? ओह हाँ, अभी तो सच में थोड़ा पैसा है। वांग गेनशिंग गंभीर होकर बोला, मालिक ये पागलपन नहीं, ये गहरी सोच है। मालिक की नजर पूरी दुनिया पर है। शोफांग तो हमारी नींव है। नींव मजबूत नहीं होगी तो बड़े काम कैसे होंगे? अभी हमारी असली ताकत पूरी तरह उजागर नहीं हुई। यही सही वक्त है दीवार मजबूत करने और चुपचाप बढ़ने का। फिर वही बात, फिर वही पूरी दुनिया पर नजर, बड़े काम। यह शब्द सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगा। मैंने माथा पकड़कर थके स्वर में कहा, रुको रुको वांग जी। वांग गेनशिंग फौरन ध्यान से सुनने की मुद्रा बना ली, आंखों में जानने की उत्सुकता भरी। मुझे कोई बड़ा सपना नहीं है। मैंने फैसला किया, अब साफ साफ बता दूं, मैं तो बस चाहता हूं सबको खाना मिले, रहने की जगह मिले, चैन से जिंदगी कटे। लड़ाई झगड़ा बहुत खतरनाक होता है, आगे से जितना हो सके इससे बचना है। अभी हमारे पास पैसा है तो पहले शहर के अंदर की चीजें ठीक करते हैं,
सड़कें बनाते हैं, घर बनाते हैं ताकि सबकी जिंदगी थोड़ी आरामदायक हो जाए, ये अच्छा नहीं होगा। मुझे लगा मेरी ये बात दिल से निकली, बहुत इंसानियत भरी है, इन्हें जरूर समझ आ जाएगी। पर वांग गेनशेंग ये सुनकर कांप गया। मुझे देखने वाली नजर में भावुकता और अपराध बोध दोनों झलकने लगे। मालिक, उसकी आवाज भी भर्रा गई। हम समझ गए। तुम फिर क्या समझ गए? मेरे दिल में एक बुरा सा डर उठा। मालिक का दिल इतना बड़ा है, वो पूरी जनता की परवाह करते हैं। हम तो बस लड़ाई और नाम कमाने के बारे में सोच रहे थे। ये सोच तो बहुत छोटी थी। वांग गेनशिंग शर्मिंदगी से बोला, मालिक हमें असली राजा वाली सोच सिखा रहे हैं। हथियार खतरनाक चीज है, समझदार आदमी इसे मजबूरी में ही उठाता है। हमें सिर्फ इस्तेमाल करने का जोश दिखा, पर मजबूरी वाली इंसानियत नहीं समझी। मालिक, हमने गलती मानी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस लड़ाई नहीं चाहता, आराम से जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये कैसे राजा की सोच और इंसानियत बन गया? इन लोगों का दिमाग आखिर काम कैसे करता है? क्या बर्गर खाकर मसल्स के साथ दिमाग भी म्यूटेट हो गया? मालिक बेफिक्र रहिए। वैंग गेनशेंग ने अचानक मुट्ठी बांधकर सलाम किया, आंखों में गजब का यकीन। हम समझ गए आपका मतलब। बाहर मजबूती, अंदर शांति। हम फौरन लोग लगाकर एक तरफ दीवार मजबूत करेंगे, दूसरी तरफ शहर ठीक करेंगे। मालिक की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। शोफांग को एक ऐसा किला बनाएंगे जो बाहर से मजबूत और अंदर से खुशहाल दो हो। मालिक के मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही वो पलटकर काम बांटने चला गया पूरे जोश में। मैं उसकी पीठ देखता रहा, हाथ फैलाए, एक शब्द भी नहीं बोल पाया। कम्युनिकेशन पूरी तरह फेल। मुझे लगा जैसे मैं किसी सेलिब्रिटी का मैनेजर हूँ जो फैंस को समझाने की कोशिश कर रहा हो कि भाई तो बस एक आम इंसान है, पर फैंस सोच रहे हो कि वो बहुत विनम्र है, असल में वो तो भगवान है। थक गया। जो होगा देखा जाएगा। मैंने हार मान ली। मुझे समझ आ गया इन लोगों को लॉजिक से समझाना बेकार है। इनकी सोचने की ताकत आसमान छू चुकी है। मैं जो भी कहूंगा वो इससे कुछ और ही मतलब निकाल ले। जो होगा सो होगा। जब तक ये काम करते रहें और मुझे सिर्फ बर्गर देना पड़े, ठीक है। बस मुझे सच में बगावत में ना घसीटें। दीवार बनाना, घर बनाना भी अच्छी बात है, ये सोचकर मेरा मन थोड़ा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो प्लानिंग तो चाहिए ही। मैं भी आखिर मॉडर्न आदमी हूँ, सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, पर कुछ बेसिक आइडिया तो है। और एक पूर्व 996 वर्कर होने के नाते मुझे पता है काम और आराम का बैलेंस कितना ज़रूरी है। नहीं नहीं, मुझे पता है वर्कर्स से ज़्यादा वैल्यू कैसे निकाली जाए। एक शानदार ब्लैक हार्टेड प्लान दिमाग में बन गया। दोपहर को मैंने वांग गेनशिंग और कुछ नए प्रमोट हुए छोटे लीडर्स को काउंटी ऑफिस बुलाया। आज से मैं कुछ नए नियम लागू करूंगा, तुम लोग इन्हें सख्ती से फॉलो करोगे। मैं बड़ी कुर्सी पर बैठकर एक असली लीडर जैसा दिखने की कोशिश कर रहा था। वांग गेनशिंग वगैरह फौरन खड़े हो गए, पूरा ध्यान लगाकर। मालिक बताइए। वर्किंग आवर्स के बारे में मैंने एक उंगली उठाई। अब से रोज काम का टाइम 10 घंटे होगा शीचैन। सुबह माओ टाइम से शुरू, यू टाइम पर खत्म। बीच में वही टाइम पर 1 घंटे खाने और आराम का ब्रेक। मैं मन में हिसाब लगा रहा था। एक शी चेन 2 घंटे का होता है, 10 शी चेन मतलब 20 घंटे। नहीं, प्राचीन काल में घंटे गिनने का तरीका ऐसा नहीं था शायद। मुझे याद है दिन में 12 शी चेन होते हैं। माओ टाइम सुबह 5 से 7, यू टाइम शाम 5 से 7। इस हिसाब से वर्किंग आवर्स करीब 12 घंटे बनते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड 996 वाली मेहनत, शायद थोड़ा ज्यादा भी। इन प्राचीन लोगों के लिए तो ये काफी हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए। पर वांग गिनशेंग वगैरह सुनकर उलझन में पड़ गए। मालिक आपका मतलब है रोज सिर्फ 12 घंटे काम करना है? वांग गिनशेंग ने धीरे से पूछा। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? मैंने पूछ लिया। पर वांग गेनशेंग हैरान होकर बोला, पहले तो हम शिफ्ट में 24 घंटे काम करते थे, साइट कभी रुकती नहीं थी। अब सिर्फ 12 घंटे काम करेंगे तो बाकी टाइम क्या करेंगे? इससे तो काम की डेडलाइन में देरी हो जाएगी। मुझे लगा मुंह से खून निकल आएगा। मैं तुम्हें कम काम करने को कह रहा हूँ? मुझे डर है कहीं तुम मर ही न जाओ। तुम लोग तो इतने वर्कहोलिक हो कि मुझ जैसे कैपिटलिस्ट को भी देखा नहीं जाता। मैंने जबरदस्ती समझाया, ये किस्मत की बात है। शरीर ही असली पूंजी है। अच्छा शरीर नहीं होगा तो मेरे लिए, शोफान के लिए योगदान कैसे दोगे? ढील कसाव का बैलेंस ही लंबे समय तक चलने का राज है। ये मेरा सेना पालने का तरीका है। मुझे और कुछ बहाना नहीं मिला तो फिर से सेना पालने वाली बात पर आया। और सच में सेना पालने का तरीका सुनते ही वॉन्ग गेम शेंग वगैरह के चेहरे पर अच्छा तो ऐसी बात है वाला भाव आ गया। मालिक कितने समझदार हैं। हम तो बस मेहनत करना जानते थे, आराम और ऊर्जा संतुलन का महत्व नहीं समझते थे। मालिक हमें साधना करना सिखा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं, मेरा मतलब नहीं था। मैंने इस बात पर और बहस करना छोड़ दिया, आगे बढ़ा। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, मैंने आवाज़ भारी की। सबने सांस रोक ली। अब से हर 5 दिन काम के बाद 2 दिन छुट्टी। मैंने एक बड़ा बम फोड़ा। मुझे लगा अब तो इन्हें अपनी गलती समझ आ ही जाएगी। 5 दिन काम, 2 दिन छुट्टी। प्राचीन काल में तो ये सोचना भी नामुमकिन था, पर हकीकत ने मुझे फिर एक जोरदार झटका दिया। पूरी जगह सन्नाटा छा गया। वांग गेनशिंग वगैरह सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल हूँ। काफी देर बाद वांग गेनशिंग कांपती आवाज में बोला, मालिक आप कह रहे हैं हर 5 दिन में 2 दिन हमें काम नहीं करने देंगे? हाँ, मैंने खुश होकर सिर हिलाया। तो हम खाएंगे क्या? एक लीडर के मुंह से निकल गया। मैं हंस पड़ा। छुट्टी वाले दिन भी खाना मिलेगा ही? बर्गर कोला हमेशा की तरह। ये बात जैसे बारूद के ढेर में चिंगारी बन गई। वांग गेनशेंग धड़ाम से घुटनों पर गिर गया, आंसू बहाते हुए, मालिक ये बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं हैरान रह गया।
मालिक, वांग गेनशेंग रोते हुए चिल्लाया, हमारी तो एक ही जान थी। मालिक ने हमें रखा, काम दिया, पेट भर खाना दिया, यही सबसे बड़ा एहसान है। अभी हमने कुछ भी योगदान नहीं दिया, न कोई काम किया, फिर भी मालिक की इतनी मेहरबानी कैसे उठाएं? 2 दिन काम न करके मुफ्त में खाना पीना, ये तो भगवान का कहर बुलाएगा। हाँ मालिक, कृपया ये हुक्म वापस लीजिए, हम आराम नहीं करेंगे, हम अभी भी काम कर सकते हैं। नीचे सब घुटनों पर गिर पड़े, रोते चिल्लाते, जैसे मैंने उन्हें छुट्टी नहीं बल्कि कोई भयानक सजा दी हो। मैं पूरी तरह टूट गया, चेहरा हाथों में छुपाकर बेबसी से बोला, मैं तो बस तुम लोगों को छुट्टी देना चाहता था, थोड़ा ह्यूमन मैनेजमेंट करना चाहता था। तुम लोग समझते क्यों नहीं? मुझे लगा जैसे मैं इंसानों को नहीं बल्कि किसी बग वाले रोबोट को मैनेज कर रहा हूं, और वो बग भी ठीक नहीं हो रहा। आखिरकार मैं इनके सामने हार गया। 2 छुट्टियों का प्रस्ताव पूरी जनता ने एक साथ ठुकरा दिया, इतनी सख्ती से जैसे कोई उनका खाना छीन रहा हो। आखिरकार दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा समझौता हुआ और मेरी नज़र में एक बेहद अजीब सी सहमति बनी। हर 10 दिन काम के बाद एक दिन छुट्टी, और छुट्टी वाले दिन खाना आधा मिलेगा। ये तो वांग गेनशिंग वगैरह ने खुद रो रो कर मांगा था। उनका मानना था बिना काम किए पूरा खाना खाना गलत बात है, ये उनके डेथ सोल्जर होने का उसूल है, आखिरी लाइन है। मैं और क्या कहता, मान गया। मुझे लगा जैसे नहीं निचोड़ा जा रहा हूँ, दिल से थक गया। खैर, नियम आखिरकार तय हो गया। रोज 12 घंटे काम, 10 दिन में एक छुट्टी। मेरी शुरुआती सोच से बहुत दूर था, पर कम से कम अब एक सिस्टम बन गया। पहले जैसी जान तोड़ मेहनत नहीं होगी। आगे दिनों में शोफांग का डेवलपमेंट एक नए और भी जोशीले फेज में चला गया। वांग गेनशिंग वगैरह की सही व्याख्या के हिसाब से मेरा सेना पालने का तरीका और बैलेंस थ्योरी नियम बन गए। उन्होंने रोज 12 घंटे का शेड्यूल बिल्कुल साफ साफ बना लिया था। सुबह 4 घंटे हाई इंटेंसिटी शारीरिक काम, बड़े पत्थर उठाना, नींव खोदना, इसे वो बॉडी ट्रेनिंग कहते थे। दोपहर 1 घंटे खाना और ध्यान। उनका मानना था बर्गर और कोला में गजब की एनर्जी छिपी है, इसे ध्यान से ही ठीक से पचाया और सोखा जा सकता है ताकि ताकत बढ़े। तो हर दोपहर शोफान की साइड पर एक अजीब नज़ारा दिखता। 3,000 से ज्यादा ताकतवर मर्द, हाथ में बर्गर कोला, खाने के बाद फौरन क्रॉस लेग बैठकर आंखें बंद कर ध्यान लगाते। हर कोई डकार लेता, कभी कभी जोर की डकार भी आती। मुझे ये नज़ारा देखकर पहली बार तो मुंह का कोला बाहर निकलते निकलते बचा। ये लोग सच में बर्गर को अमृत की गोली समझकर निकल रहे थे। दोपहर बाद फिर हाई इंटेंसिटी शारीरिक काम। शाम को काम खत्म होने के बाद भी ये खाली नहीं बैठते। वांग गेनशेंग के नेतृत्व में सारे जवान, यहाँ तक कि सरेंडर करके शामिल हुए पुराने डाकू भी 1 घंटे लड़ाई की प्रैक्टिस करते। तथाकथित प्रैक्टिस में लूटे हुए हथियार या सीधे फावड़े लेकर एक दूसरे से मुकाबला करते। कोई तरीका नहीं होता, बस दिन भर की मेहनत की बाकी ताकत निकालकर मारपीट करते। कुछ ही समय में कैंप के बाहर की खाली जगह पर रोज शाम खनखनाहट और चीखें गूंजने लगी। न जानने वाला सोचता फिर से जंग छिड़ गई। मुझे इस सब की आदत हो गई थी, मुझे परवाह करने की भी हिम्मत नहीं थी, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मेरा रोज का काम बस इतना था, खाने के टाइम पर सिस्टम से ढेर सारे बर्गर कोला निकालना, फिर इन्हें भेड़िए की तरह खाते देखना, फिर इन्हें लड़ाई और साधना करते देखना। मुझे लगता जैसे मैं कोई जान नहीं बल्कि किसी चिड़ियाघर का कीपर हूँ। वक्त बीतता गया, 10 दिन गुजर गए। पहली छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही मैं जोरदार चीखों से जाग गया। नींद में ही आंगन में गया तो देखा वो लोग आराम करने की बजाय हमेशा से ज्यादा जल्दी उठकर खाली जगह पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। कोई भारी चीज उठा रहा था, कोई आपस में लड़ रहा था, कोई कतार में लकड़ी के खंभे पर जोर जोर से मुक्के मार रहा था। धम धम की आवाज गूंज रही थी। वांग गेनशेंग, मैंने गुस्से से चिल्लाया, आज तो छुट्टी का दिन है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वांग गेनशिंग पसीने से लथपथ दौड़ता हुआ आया। मालिक, हम तो आराम ही कर रहे हैं। इसको आराम कहते हैं? ये तो खुद को मारने जैसा है। मालिक, आपने गलत समझा, आपने हमें ढील कसाव का बैलेंस सिखाया था। हमने बहुत सोचकर आखिरकार समझ लिया, मेहनत का काम शरीर की ट्रेनिंग है, ये गति है, तो छुट्टी का दिन ऊर्जा और शांति की ट्रेनिंग है। वांग गेनशिंग बड़े यकीन से बोल रहा था, पर हमने पाया जब हम इस हल्की लड़ाई और मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करते हैं तो शरीर के अंदर की ऊर्जा, यानी मालिक की दी हुई वो जोशीली शक्ति और तेज घूमने लगती है। इसका मतलब है गति और शांति दोनों को मिलाकर करना ही असली साधना का सबसे ऊंचा तरीका है। भगवान के लिए प्लीज अब और मत समझो, इससे ज्यादा समझते रहे तो कहीं ये लोग यहीं से उड़कर स्वर्ग न चले जाएं। मैंने अब इन लोगों को साइंस समझाना पूरी तरह छोड़ दिया। मुझे बस एक बात जाननी थी, आज खाना खाना है या नहीं? हाँ बिल्कुल खाना है, पर जैसा तय हुआ था आज आधा खाना मिलेगा, हर एक को आधा बर्गर आधी कोला। मैंने आ भरी, दिमाग में सोचा सिस्टम से खाना निकालूं। तभी दिमाग में वो पुरानी मशीनी आवाज अचानक गूंजी। पता चला आबादी 3,000 से ज्यादा स्थिर है, इलाके का विकास शुरुआती स्टेज में है, समृद्धि थोड़ी बढ़ी है। सिस्टम अपग्रेड की शर्त पूरी हुई। नया मेन्यू अनलॉक, वीकेंड स्पेशल, मसालेदार चिकन आइटम जानकारी, हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी, स्पेशल मसाले के साथ। खाने के बाद थोड़े समय के लिए शरीर की क्षमता काफी बढ़ जाती है, उत्तेजना की अवस्था में आता है, दर्द की सहन शक्ति कम होती है, ताकत और स्पीड बढ़ती है, 3 घंटे तक असर रहता है। ये वीकेंड स्पेशल है, हर 7 दिन में एक बार मिलेगा। मैं हैरान रह गया, सिस्टम अपग्रेड हो गया, नया डिश भी है, मसालेदार चिकन। मैंने डिटेल पढ़ी तो आंखें चमक उठी। ताकत और स्पीड बढ़ाना, दर्द कम करना,
ये तो बिल्कुल बूस्टर पोर्शन जैसी चीज़ है। भले ही 7 दिन का कूल डाउन हो, पर यह चीज़ ज़रूर किसी मुश्किल वक्त में गेम चेंजर साबित होगी। मुझे अंदर से खुशी हुई। पहले की सारी टेंशन गायब हो गई। मैंने नीचे अभी भी साधना में लगे लोगों को देखा। दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया। मैंने गला साफ किया, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तुम लोगों की मेहनत और तेज तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उनकी भाषा में नकली गंभीरता से कहा, मैं आज तुम्हें एक नई एनर्जी देने का फैसला करता हूँ, इनाम के तौर पर। नई एनर्जी सुनते ही सब रुक गए। एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। आंखों में उत्सुकता और चाहत भरी हुई। उन्हें पहले से ही लगता था बर्गर कोला भले ही जादुई हो, पर मालिक के पास इससे भी ज्यादा कुछ जरूर होगा। अब आखिरकार कुछ ऑर्डर मिलने वाला था। खाना लाओ, मैंने पहली बार जैसा अंदाज बनाकर हाथ लहराया। अगले पल खाली जगह पर तेल के कागज में लिपटे भाप छोड़ते ढेर सारे पैकेट अचानक प्रकट हो गए। एक बेहद तेज खुशबू पूरी जगह में फैल गई, चारों तरफ फैलती गई। वो एक मसालेदार तीखी गहरी खुशबू थी, बस सूंघने भर से मुंह में पानी आ जाए। गुड़ुक। 3,000 लोगों के गले से एक साथ निकलने की आवाज आई। अगर बर्गर की खुशबू गहरी और संतोषजनक थी, तो ये मसालेदार चिकन की खुशबू तो जान ही खींच लेने वाली थी। शरीर के अंदर खून जैसे उबल रहा था। इतनी अच्छी खुशबू, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। वांग गेनशिंग कांपते हुए आगे बढ़ा। एक तेल के कागज का पैकेट उठाया। उसकी गर्माहट और नाक में घुसती तीखी खुशबू से उसे लगा जैसे उसकी आत्मा तक कांप रही हो। उसने धीरे से पैकेट खोला। अंदर सॉस में डूबा हुआ लाल सुर्ख रंग वाला पूरा चिकन था। ऊपर हरी काली मिर्च और लाल सूखी मिर्च छिड़की हुई। उसने एक टांग तोड़ी, गर्मी की परवाह किए बिना सीधा मुंह में डाल ली। मांस मुंह में जाते ही एक बिल्कुल नया अनुभव उसकी जुबान पर फूट पड़ा। मांस की कोमलता, सॉस की गहराई, फिर बिजली जैसा जुबान पर चढ़ता तीखापन और आग जैसा गले को जलाता मसाला। ये दोनों तेज स्वाद टकराने की बजाय एकदम परफेक्ट तरीके से मिल गए। उसके हर स्वाद कली को उत्तेजित करते हुए पूरे शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए। वांग गेनशिंग पूरी तरह जम गया। उसे लगा जैसे वो खाना नहीं, आग खा रहा हो। पेट से एक गर्म धारा उठी, तुरंत पूरे शरीर में फैल गई। उसका बूढ़ा और थोड़ा सूखा शरीर जैसे लावा से भर गया, विस्फोटक ताकत से भर गया। वांग गेनशिंग से रुका नहीं गया। उसने आसमान की तरफ मुंह करके एक लंबी हंसी छोड़ी। चारों तरफ गूंज गई। उसका झुर्रीदार बूढ़ा चेहरा एकदम लाल हो गया। आंखों में सुनहरी चमक आ गई। पूरा आदमी जैसे 20 साल जवान हो गया। सब हैरान रह गए। मुखिया जी को क्या हुआ? वो ये खाकर जैसे कोई और इंसान बन गए। जल्दी, मुझे भी खाना है। भीड़ में हलचल मच गई। सब एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए जमीन पर पड़े मसालेदार चिकन को लूटने दौड़े। पहला आदमी, दूसरा, तीसरा। जब सबने पहला बिट लिया तो पूरा शोफांग एक ऐसी दबी हुई जानवरों जैसी चीख से गूंज उठा। चेहरे लाल, शरीर से भाप उठती हुई, आंखों में जंगली जोश भरा। उन्हें लगा जैसे शरीर की ताकत फटने वाली है। कुछ निकालना जरूरी है। मैं इन सुपर चार्ज योद्धाओं को देखकर डर से पीछे हटने लगा। मुझे पता था ये असरदार होगा, पर इतना असरदार होगा ये नहीं पता था। ये मसालेदार चिकन नहीं, ये तो जैसे रेज पोषण है। मैं तो बस तुम्हें नई एनर्जी चखाना चाहता था, मैंने हकलाते हुए कहा। थोड़ा शांत हो जाओ। पर मेरी आवाज जोरदार चीख पुकार में पूरी तरह डूब गई। शोफान की पहली छुट्टी पूरी अफरा तफरी और चीख पुकार में बीती। उनके शरीर की एनर्जी को निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो सबसे प्रिमिटिव तरीके से इसे खर्च करने लगे। काउंटी ऑफिस के बाहर की खाली जगह उनका अखाड़ा बन गई। वो खाली हाथ या लकड़ी के डंडे लेकर आपस में लड़ते। हर घूंसे और लात में हवा की सीटी जैसी आवाज, ताकत भी हैरान करने वाली। उन्हें दर्द जैसे महसूस ही नहीं हो रहा था। चेहरा सूजा होने पर भी बस मुस्कुरा देते, फिर और जोर से पलटवार करते। पहले जिस लकड़ी के खंभे से टक्कर की प्रैक्टिस करते थे, आधे घंटे में ही उसे पूरी तरह तोड़ डाला। मोटे मोटे लकड़ी के खंभे उन्होंने ऐसे तोड़े जैसे कोई सूखी टहनी तोड़ता हो। मैं काउंटी ऑफिस में छुपकर दरवाजे की दरार से बाहर का नजारा देख रहा था। दिल कांप रहा था। ये इंसान नहीं लग रहे थे, ये तो एकदम। अगर पता होता इस मसालेदार चिकन का साइड इफेक्ट इतना बड़ा होगा, तो मैं ये कभी नहीं निकलता। अगर किसी दिन ये लोग नशे में इतना बहक गए कि खुद पर काबू ना रख पाए और मेरी काउंटी ऑफिस को ही तोड़ डालें, तो क्या होगा? मैं कांपते हुए मन ही मन सिस्टम को पुकार रहा था। सिस्टम, इसका कोई एंटीडोट है क्या, या फिर कोई साइड इफेक्ट वाली गाइड बुक? सिस्टम हमेशा की तरह ठंडा रहा। कोई जवाब नहीं आया। मुझे बस दुआ करनी थी कि असर जल्दी उतर जाए। अच्छी बात यह थी कि ये पागलपन ज्यादा देर नहीं चला। दोपहर तक मसालेदार चिकन का जोश धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी जगह एक भयंकर थकान ने ली। पूरी सुबह पागलों की तरह लड़ने वाले वो ताकतवर आदमी अब इधर उधर जमीन पर गिरकर खर्राटे मारते सो गए। तभी मुझे काउंटी ऑफिस से बाहर निकलने की हिम्मत हुई। जमीन पर बिखरे वांग गेनशिंग सबसे पहले उठा। उसने अपना अभी भी भारी सिर हिलाया, शरीर की हालत महसूस की। फिर उसके चेहरे पर गहरी हैरानी और खुशी की झलक आई। उसे लगा सुबह की उस मेहनत के बाद उसका शरीर पहले से भी मजबूत हो गया है। बुढ़ापे की वजह से जो नसें कुछ बंद हो गई थीं, वो जैसे उस ताकतवर एनर्जी से पूरी तरह साफ हो गईं, बिल्कुल खुली हुई। उसे तो शरीर के अंदर गर्म धारा साफ बहती हुई महसूस हो रही थी। ये तो बर्गर कोला से भी ऊंची चीज है, दिव्य वस्तु। वांग गेनशिंग जोश में कांप रहा था। उसे फौरन मेरी गहरी सोच समझ आ गई। बर्गर कोला बुनियाद बनाने वाली चीज है, शरीर मजबूत करने और एनर्जी जमा करने के लिए। और ये मसालेदार चिकन तो सीमा तोड़ने वाली दवा है। इसका जोरदार असर साधक की रुकावट को जबरदस्ती तोड़कर जमा हुई एनर्जी को शुद्ध ताकत में बदल देता है। और खाने के बाद जो जोश और लड़ने की इच्छा आती है, वही असली परीक्षा है जो सीमा तोड़ते वक्त झेलनी पड़ती है। यही मन का शैतान है। इसे सिर्फ लड़कर ही बाहर निकाला जा सकता है। इतना गहरा साधना का राज भी मालिक ने हमें सिखा दिया।
वांग गेनशिंग काउंटी ऑफिस की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में पूजा और श्रद्धा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। उसे लगने लगा मैं कोई गहरी सोच वाला इंसान नहीं, बल्कि सीधा धरती पर उतरा भगवान हूँ जो लोगों को मुक्ति दिलाने आया है। सब उठो, सोना बंद करो। वांग गेनशिंग जमीन पर बेतरतीब पड़े लोगों को झिड़कने लगा। सब धीरे धीरे उठने लगे। हर कोई अपने शरीर में आए हैरान कर देने वाले बदलाव को महसूस कर रहा था। हे भगवान, मुझे लगता है मैं एक घूंसे में शेर मार सकता हूँ। मुझे भी। मुझे लगता है मेरा पुराना घाव भी पूरी तरह ठीक हो गया। ये मसालेदार चिकन बहुत जादुई है। वांग गेनशेंग की व्याख्या के बाद सबकी नज़र में मेरे लिए भाव बदल गया। पहले जोश था, अब पूरी तरह श्रद्धा थी। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं धरती पर चलता फिरता कोई चमत्कार हूँ। मैं उनकी नज़रों से डर गया, बस खांसकर बोला, ये मसालेदार चिकन अब से छुट्टी के दिन का स्पेशल होगा। अगली बार 10 दिन बाद मिलेगा। असल में सिस्टम का नियम 7 दिन का था, पर मैं डर गया था, इसलिए गैप बढ़ा दिया, कहीं ये लोग बार बार पागल ना हो जाएं। जी हुक्म, सबने एक साथ जवाब दिया, बिना किसी शिकायत के। उनकी नज़र में ऐसी दिव्य चीज़ 10 दिन में एक बार मिलना बिल्कुल सही बात थी। इसी बीच शोफांग से 100 मील दूर युनझोंग काउंटी में मजिस्ट्रेट झांग चेंगजी चिंता से भरा एक गुप्त संदेश हाथ में लिए बैठा था। तुम सच कह रहे हो? शोफांग का नया मजिस्ट्रेट 3,000 शरणार्थियों के साथ ब्लैक विंड डाकुओं को खत्म कर दिया? उसने सामने खड़े शोफांग से भागे व्यापारी से पूछा। बिल्कुल सच है मालिक, व्यापारी रोता हुआ बोला। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो नज़ारा बहुत डरावना था। शोफांग के वो लोग पागलों जैसे थे, हर एक में गजब की ताकत, तलवार लगने पर भी आवाज नहीं निकालते थे। 800 ब्लैक विंड डाकू 1 घंटे के अंदर पूरी तरह साफ हो गए। झांग चेंगजी ने ठंडी सांस भरी। ब्लैक विंड डाकुओं की ताकत उसे पता थी, यहाँ तक कि युनझोंग की रेगुलर आर्मी भी उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करती थी। वो लिन युआन आखिर है कौन? इतनी काबिलियत कहाँ से आई? मालिक, वो लिन युआन तो बहुत अमीर भी है, व्यापारी ने जोड़ा। वो शरणार्थियों को मैदे में लिपटा बड़ा मांस का टुकड़ा खिलाता है, एक काला मीठा पानी पिलाता है। ब्लैक विंड डाकुओं के खत्म होते ही सारा सोना चांदी, घोड़े, हथियार सब उसी ने हड़प लिया। मैदा मांस, काला मीठा पानी, झांग चेंगजी की भौहें सिकुड़ गईं। ऐसा ट्रीटमेंट तो उसने कभी सुना ही नहीं था। उसके मन में लालच जागने लगा। शुओफांग तो इतनी गरीब जगह है कि परिंदा भी पर न मारे, ये सबको पता है। वो लिन युआन बिना किसी सहारे के इतना पैसा और अनाज नहीं जुटा सकता। एक ही वजह हो सकती है, उसके पीछे कोई बड़ी ताकत है जो उसे सपोर्ट कर रही है। अब उसने ब्लैक विंड डाकुओं की दौलत भी हड़प ली, यानी वो और भी अमीर हो गया। झांग चेंजी जितना सोचता उतना ही उसका लालच बढ़ता। युनझोंग शोफांग से अमीर तो था, पर वहां भी जिंदगी आसान नहीं थी। दरबार का टैक्स भारी था, खुद का परिवार और कुछ 100 सैनिक भी पालने थे। हाथ काफी तंग था। अगर उस लिन युआन से कुछ ऐंठ लिया जाए तो अच्छा रहेगा। एक बुरी योजना उसके दिमाग में बन गई। वो सीधे फौज भेजने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिर ब्लैक विंड डाकुओं का हश्र सामने था, पर वो किसी को भेजकर पता लगा सकता था। कोई है? झांग चिंगजी ने मेज पर हाथ मारा। 2 सैनिक अंदर आए। फौरन मेरे भांजरी सान को बुलाओ। जल्दी ही एक बदमाश जैसा दिखने वाला आवारा किस्म का जवान अंदर आया। ये झांग चेंगजी का साला था, रिश्ते के दम पर एक पद पर बैठा हुआ। मामा जी, बुलाया मुझे? ली सान मजाकिया अंदाज में पूछने लगा। अमीर बनने का एक मौका है, हिम्मत है? झांग चैंगजी ने आवाज दबाकर पूछा। हाँ बिल्कुल हिम्मत है। ली सान ने अमीर बनना सुनते ही आंखें चमका दी। झांग चैंगजी ने शूफोंग की पूरी कहानी नमक मिर्च लगाकर उसे सुना दी। वो लिन युआन तो बस किस्मत का धनी एक नया नवेला लड़का है, कुछ जान की परवाह न करने वाले मजदूरों के दम पर घमंड में आ गया है। तुम 50 अच्छे आदमी लेकर उसके पास जाओ, कहना ब्लैक विंड डाकू पहले हर साल युनझोंग को हिस्सा देते थे, अब उसने ब्लैक विंड डाकुओं को खत्म कर दिया है, तो ये हिस्सा अब उसे देना होगा। झांग चेंगजी ने चालाकी से समझाया। अगर वो समझदार निकला तो 3,000 तोला चांदी दे दे, अगर समझदार ना निकला तो उसे थोड़ा डरा देना। ध्यान रखना, बात ज्यादा न बढ़ाना, बस थोड़ा डराना काफी है। बिना किसी बैकिंग वाली छोटी काउंटी है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है मामा जी, आप देखते जाइए। ली सान ने छाती ठोककर तुरंत हामी भर दी। उसे लगा जैसे आसमान से पैसा टपक रहा हो। 50 काबिल सैनिक लेकर एक गरीब छोटी काउंटी के मजिस्ट्रेट को डराना तो बच्चों का खेल था। 10 दिन बाद जब शुओफांग की जनता बड़े जोश से अपनी दूसरी मसालेदार चिकन पार्टी की तैयारी कर रही थी, लिसान 50 ऊंचे घोड़े पर सवार, चमड़े का कवच पहने सैनिकों को लेकर घमंड से भरा हुआ शुओफांग के गेट पर आ पहुंचा। उस वक्त गेट के पास खाली जगह पर तेल के कागज में लिपटे मसालेदार चिकन के ढेर पहले से लगे हुए थे। वो तेज खुशबू दूर तक फैली हुई थी। 3,000 से ज्यादा लोग कतार में खड़े बेसब्री से मेरे हुक्म का इंतजार कर रहे थे। ली सान भी उस खुशबू को सूंघकर मुंह में पानी आने से खुद को रोक नहीं पाया। मन में गाली दी, इस गरीब जगह में भी इतना अच्छा खाना। उसने घोड़ा आगे बढ़ाकर चाबुक से गेट के पास व्यवस्था संभाल रहे एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए घमंड से चिल्लाया, यहाँ का जिम्मेदार कौन है? अपने मजिस्ट्रेट को बाहर बुलाओ, मुझसे मिलने। उसकी बात खत्म होते ही वहां का माहौल एकदम बदल गया। सबकी नजरें मसालेदार चिकन से हटकर उसकी तरफ मुड़ गईं। वो 3,000 से ज्यादा ठंडी, बिना किसी छुपाव की नफरत भरी नजरें। सबसे आगे खड़ा एक ताकतवर आदमी धीरे से मुड़ा। उसने अभी अभी वांग गेनशिंग से गर्म भाप छोड़ता मसालेदार चिकन लिया ही था। खाने वाला ही था कि ई सांग को देखा, फिर अपने हाथ के मसालेदार चिकन को देखा, भौहें सिकुड़ गईं। अभी तुमने क्या कहा?
उसने धीरे से पूछा। मैंने कहा, तुम्हारे मजिस्ट्रेट को बाहर बुलाओ। ली सान को अभी खतरे का एहसास नहीं हुआ था। वही घमंड जारी रखा। मेरा पैसा कमाने का काम रोका। इसकी जिम्मेदारी उठा सकते हो? वो ताकतवर आदमी चुप हो गया। उसने सावधानी से बगल वाले से कहा, ये पकड़ो, ठंडा मत होने देना। फिर उसने अचानक सिर उठाया। खून जैसी लाल आंखों से ली सान को घूरा। अगले पल वो पूरी तरह गुस्साए हुए जानवर की तरह दहाड़ते हुए दौड़ पड़ा। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरा मसालेदार चिकन छूने आया? लिसान इस नज़ारे को देखकर डर से सन्न रह गया। उसे बस इतना दिखा कि एक भालू जैसा ताकतवर आदमी कुछ समझ न आने वाली दहाड़ मारते हुए खाली हाथ उसकी तरफ दौड़ रहा है। स्पीड इंसान जैसी लग ही नहीं रही थी। उसके नीचे का घोड़ा भी उस खौफनाक आभा को महसूस करके डर से हिनहिनाया। अगले पैर उठाकर सीधा लिसान को जमीन पर पटक दिया। लिसान बुरी तरह गिरा। उठने से पहले ही उसे एक बड़ा काला साया अपने ऊपर छाया हुआ महसूस हुआ। उसने ऊपर देखा तो उन खून जैसी लाल हिंसा और कत्ल की चाहत से भरी आंखों से नजर मिली। तुम क्या करना चाहते हो? लिसान का होश उड़ गया। पैंट गीली हो गई। बदबू तुरंत फैल गई। मैं तो युनझोंग का अधिकारी हूँ मेरे मामा। जैसे कोई मुर्गी पकड़ता है वैसे ही उसने लिसान की गर्दन पकड़कर उसे जमीन से उठा लिया। लिसान के पैर हवा में झूल रहे थे। पूरी ताकत लगाकर छटपटा रहा था। ऑक्सीजन की कमी से उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया। उसके पीछे खड़े 50 सैनिक भी इस अचानक हुई घटना से हैरान रह गए। वो खुद तो काबिल थे, पर सामने कौन सा राक्षस खड़ा था? 3,000 से ज्यादा लोगों ने खाना लेना बंद कर दिया। सब पलटकर मुर्दे को देखने जैसी ठंडी नजरों से उन्हें घूरने लगे। वो नजर सर्दी की हवा से भी ज्यादा तीखी थी। 50 सैनिकों को लगा जैसे वो 3,000 भेड़ियों से घिरी भेड़े हों। तलवार निकालने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। रुको! तभी एक बूढ़ी पर दमदार आवाज गूंजी। वांग गेनशिंग लाठी टेकते हुए धीरे धीरे भीड़ से बाहर आया। उसने पहले हवा में लटके दम तोड़ते लिसान को देखा, फिर उन डरे हुए सैनिकों को देखा। वो ताकतवर आदमी वांग गेनशिंग को देखकर थोड़ा शांत हुआ, पर हाथ की पकड़ जरा भी ढीली नहीं की। मुखिया जी, ये कमीना हमें मालिक का दिया खाना खाने से रोक रहा था, उसने धीरे से कहा। वजह इतनी ठोस थी कि कोई विरोध ही ना कर सके। समझ गया। वांग गेनशिंग ने सिर हिलाया, फिर उन सैनिकों की तरफ मुड़कर शांति से पूछा, तुम कौन हो? बताओ अपना मकसद। भीड़ में से सबसे आगे दिखने वाला एक सैनिक कांपते हुए घोड़े से उतरा। वांग गेनशिंग की तरफ हाथ जोड़कर आवाज कांपती हुई, बुजुर्ग, हम युनझोंग काउंटी के सैनिक हैं। हमारे काउंटी अफसर के हुक्म पर लिन युआन मालिक से मिलने आए थे। वांग गेनशिंग ठंडी हंसी हंसा, ऐसे मिलने आते हैं? आते ही घमंड भरी बातें की। हमारी काउंटी की जनता को डराया। हमारे मालिक को बाहर बुलाने की जरूरत की। उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर हर शब्द हथौड़े जैसा सैनिकों के दिल पर पड़ रहा था। माफ करें, हमारे काउंटी अफसर ज्यादा पी गए थे, बहक गए। बुजुर्ग, हमें माफ करें। कृपया इस बहादुर आदमी से कहें हाथ ऊंचा करें, उसकी जान बख्श दें। वो सैनिक तो रोने के करीब था। उसे पता होता शोफांग इतना खतरनाक जगह है तो मरकर भी ना आता। वांग गेनशिंग ने फौरन जवाब नहीं दिया। पलटकर काउंटी ऑफिस की तरफ देखा। मुझे तो बाहर की हलचल पहले ही पता चल गई थी। मैं दरवाजे के पीछे छुपकर आधा सिर निकालकर बाहर झांक रहा था। जब मैं उस ताकतवर आदमी को एक हाथ से पूरे जिंदा इंसान को उठाते देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। ये मसालेदार चिकन खाकर आई ताकत है? ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने देखा वांग गेनशिंग मुझे देख रहा है। नजर साफ बता रही थी वो मुझसे हुक्म मांग रहा है। मेरा दिल धक से हो गया। मुझसे हुक्म? मुझे क्या पता क्या करना है? मार डालो। मारने का मतलब है युनझोंग से सीधा दुश्मनी। युनझोंग तो ब्लैक विंड डाकुओं से कहीं ज्यादा मुश्किल है। आखिर वो सरकारी फौज है। छोड़ दूं? पर ऐसे छोड़ना बहुत बुरा लगेगा। लगेगा शुओफांग कमजोर है। फिर तो हर कोई आकर धमकाने लगेगा। मेरा दिमाग तेजी से घुमा। मिल गया। मैंने वांग गेनशेंग को एक इशारा किया जो उसे बहुत साफ लगा। मैंने पहले उंगली से उन सैनिकों और उनके घोड़ों की तरफ इशारा किया, फिर लेलो वाला इशारा किया, फिर पकड़े हुए ली सान की तरफ इशारा करके जोर से हाथ हिलाकर भगा दो वाला इशारा किया। मेरा मतलब साफ था, इनका पैसा और घोड़े रख लो, हर जाने के तौर पर, फिर आदमी को जितनी दूर हो सके भगा दो। ये मैंने अपनी पिछली जिंदगी में स्थानीय गुंडों से डील करते वक्त सीखा था। पैसा देकर मुसीबत टाल दो, पर सामने वाले को यह भी बता दो कि तुम आसान नहीं हो। वांग गेनशेंग मेरा इशारा देखकर पहले हंसा, फिर अचानक कांप गया। आंखों में गजब की इज्जत और श्रद्धा भर गई। उसे फिर लगा, मालिक, ये कितनी काबिल चाल है। मालिक ने उन सैनिकों और घोड़ों की तरफ इशारा किया, मतलब घुड़सवार और घोड़े छीन लो, दुश्मन को कमजोर करो, खुद को मजबूत बनाओ। फिर मालिक ने उस असली गुनहगार लिसान की तरफ इशारा करके हाथ हिलाया, मतलब उसे छोड़ दो। क्यों छोड़ना? ये दया नहीं, ये चाल है मालिक। ये तो लंबा जाल फेंककर बड़ी मछली फंसाने वाली रणनीति है। वांग गेनशिंग के दिमाग में तुरंत पूरी कहानी बन गई। ये ली सान तो युनझोंग के मजिस्ट्रेट का भांजा है। वापस जाकर जरूर पूरे परिवार को भड़काकर शिकायत करेगा। वो झांग चेंगजी लालची और बेवकूफ है। जरूर गुस्से में आकर पूरी फौज लेकर हमला करेगा, और मालिक तो बस उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। शोफांग दूर दराज में है, हमला करना मुश्किल है। हम अपनी युद्ध प्रशिक्षित फौज की अद्भुत ताकत से युनझोंग की मुख्य फौज को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। तब युनझोंग का कोई लीडर नहीं बचेगा। रक्षा खाली होगी। हम मौका देखकर उसे भी हड़प लेंगे। ये तो एकदम भगवान जैसी चाल है। बिना लड़े दुश्मन को झुकाना तो युद्ध कला का बस शुरुआती स्तर है। मालिक जैसे जानबूझकर दुश्मन को कमजोर दिखाना, दुश्मन को पूरी ताकत से आने को उकसाना, फिर एक झटके में सबको मिटा देना, कम से कम कीमत में सबसे बड़ी जीत हासिल करना, यही असली युद्ध कला है। मालिक तो सिर्फ शोफांग के बारे में नहीं सोच रहे हैं,
यहाँ तक कि सिर्फ युमझोंग के बारे में भी नहीं, वो तो पूरी दुनिया की एक बड़ी चाल खेल रहे हैं। शायद पूरा राज्य ही उनकी योजना में है। ये सोचकर वांग गेनशिंग जोश में आ गया। ऐसे महान नेता का साथ मिलना कितनी बड़ी किस्मत की बात है। उसने गहरी सांस लेकर अपने अंदर के जोश को दबाया, फिर पलटकर अभी भी ली सान को पकड़े उस ताकतवर आदमी की तरफ मुड़ा। छोड़ दो उसे, उसने कहा। वो आदमी नाखुश तो था, पर बात मानकर उसे छोड़ दिया। ली सान गीले कीचड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से हांफते हुए। उसकी पैंट पूरी गीली हो चुकी थी। तुम्हारे घोड़े और शरीर पर जो भी कीमती चीजें हैं, सब यहीं छोड़ो, वांग गेनशिंग ने 50 सैनिकों की तरफ इशारा करके बिना किसी शक की गुंजाइश वाली आवाज में कहा। फिर उसे लेकर अपने काउंटी अफसर झांग चेंगजी से कह देना, शोफांग कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो मनमानी करे। ये तो मालिक की दयालुता है जो तुम्हारी जान बख्श रहे हैं। अगली बार हुआ तो युनझोंग में घास तक नहीं उगेगी। वांग गेनशिंग की ये बात आधी उसकी अपनी सोच थी, आधी मेरे इशारे को समझकर। उसे लगा इससे झांग चेंगजी और भड़केगा और जल्दी आएगा। वो 50 सैनिक विरोध करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। चुपचाप अपनी तलवारें, यहाँ तक कि थोड़े अच्छे बटुए भी उतारकर जमीन पर रख दिए। फिर कुछ लोगों ने डर से सुन्न पड़ेली सान को उठाकर गिरते पड़ते युनझोंग की दिशा में भाग निकले। उनकी भागती हुई बदहाल पीठ देखकर शूफांग की जनता जोरदार जयकारे लगाने लगी। मालिक की जय, शूफांग सेना की जय। मैं दरवाजे के पीछे से ये सब देखकर संतुष्टि से सिर हिला रहा था। अच्छा, बढ़िया, बूढ़ा वांग तो सच में भरोसेमंद निकला। उसने मेरे इशारे को बिल्कुल सही तरीके से समझा और अंजाम दिया। फायदा भी मिला, रुतबा भी बना, और बात बहुत ज्यादा भी नहीं बिगड़ी। बिल्कुल परफेक्ट। मैं खुश होकर काउंटी ऑफिस लौट गया, सोचने लगा इस बार कितना लूट का माल मिला। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वांग गेनशिंग मेरी तरफ से पूरे युनझोंग की फौज को शोफांग आने का न्योता दे चुका है, और जो सैनिक अभी अभी जयकारे लगा रहे थे वो भी अब वांग गेनशिंग की व्याख्या समझ चुके थे। सब हाथ मल रहे थे। आने वाली लड़ाई से डरने की बजाय वो जोश और उत्साह से भरे हुए थे। बढ़िया, फिर से लड़ाई मिलेगी। पिछली बार ब्लैक विंड डाकुओं से लड़कर मन नहीं भरा था, इस बार तो सरकारी सैनिकों से लड़ेंगे। जीत गए तो शायद मसालेदार चिकन से भी अच्छी कोई चीज खाने को मिलेगी। बिल्कुल, मालिक के साथ रहकर हर दिन मांस मिलता है, हर दिन लड़ाई मिलती है। ऐसी जिंदगी तो देवता भी न बदले। पूरा शुओफांग एक अजीब सी जंगी उत्साह से भर गया। सिर्फ मैं एक अकेला था जो अभी भी शांति और चुपचाप तरक्की के सपने में डूबा था। युनझोंग वाला वाकया मेरे लिए बस एक छोटी सी घटना थी। 50 घोड़े और कुछ इधर उधर के हथियार चांदी लेकर एक मक्खी भगा दी, बात खत्म। मुझे नहीं पता था वांग गेनशिंग ने, मुझे लगा था वो युनझोंग का मजिस्ट्रेट, अगर दिमाग सही है तो शुओफांग के लोगों का मिजाज देखकर दूर ही रहना पसंद करेगा। इसलिए मैं फिर से अपनी आरामदायक जिंदगी में लौट आया। रोज उत्साह से भरी निर्माण साइट देखता, वक्त पर बर्गर कोला बांटता, 10 दिन में एक बार मसालेदार चिकन, फिर काउंटी ऑफिस में लेटकर सोचता कैसे लूट के माल को असली फायदे में बदलूं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे ये डेथ सोल्जर मेरी बिना जानकारी के पागलों की तरह खुद को व्यवस्थित कर रहे थे। वांग गेनशेंग, जो अब मेरे रुतबे से पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुका था, अब शूफांग सेना का मुख्य ट्रेनर और कमिश्नर बन चुका था। उसने उन 3000 से ज्यादा लोगों को और बारीकी से बांटा। पहले, लोगों का ढांचा। शुरुआती 3000 शरणार्थी शुओफंग सेना का असली कोर थे, सबसे ज्यादा वफादार, शरीर से भी सबसे मजबूत, इन्हें मूल सेना कहा गया। बाद में पकड़े गए 100 से ज्यादा बैकविंड डाकू, विचारधारा में बदलाव के बाद असल में 3 दिन भूखा रखकर फिर बर्गर को ला दिया गया, और वो भी रोते चिल्लाते मालिक के लिए जान देने को तैयार थे। इन्हें समर्पित सेना कहा गया। और हाल ही में शोफांग में हर वक्त पेट भर खाना, यहाँ तक कि मांस भी मिलने की बात पंखों की तरह फैल गई। आसपास के भूखे शरणार्थी परिवार समेत भागकर यहाँ आने लगे। इन नए लोगों के लिए वांग गेनशिंग ने सख्त जांच प्रक्रिया बनाई। नए आए लोगों को तुरंत सेना में शामिल नहीं किया जाता, नहीं तुरंत बर्गर मिलता। पहले पतला दलिया पीकर कुछ बुनियादी काम करना होता, जैसे कचरा साफ करना, नहर बनाना। इस चरण को निगरानी अवधि कहा गया। सिर्फ अच्छे प्रदर्शन और मालिक की महानता के प्रति पूरी श्रद्धा दिखाने वाले ही रिजर्व सेना में जा पाते। रिजर्व सेना में बर्गर मिलता, पर कोला नहीं। इन्हें ज्यादा मेहनत करनी होती, और हर दिन वांग गेनशिंग की विचारधारा वाली क्लास लेनी होती, यानी वांग गेनशिंग की डीनियां सुननी होती कि मैं कितना काबिल और महान हूँ। सारे टेस्ट पास करने के बाद ही वफादारी की शपथ लेकर शूफांग सेना का पूरा सदस्य बनते, तब जाकर बर्गर कोला दोनों मिलते। इस पूरे प्रोसेस से गुजरकर जो बचता वो मेरा पूरी तरह जुनूनी भक्त ही होता। मुझे इस सब का कुछ पता नहीं था। मुझे बस लगा हाल ही में काउंटी की आबादी बढ़ गई है, रोज बांटे जाने वाले बर्गर की संख्या भी बढ़ रही है। मैंने वांग गेनशिंग से पूछा तो उसने बस इतना कहा, मालिक की दयालुता की खबर दूर दूर तक फैल गई है, शरणार्थी खुद चलकर आ रहे हैं। ये तो राजा वाले रास्ते का शुभ संकेत है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर सिस्टम पैनल देखा तो आबादी सच में तेजी से बढ़ रही थी। इससे आगे नया मेन्यू अनलॉक होगा। अच्छी बात है। तो मैंने ज्यादा नहीं पूछा, वांग गेनशिंग की भर्ती नीति को मान लिया। लोगों के मैनेजमेंट के अलावा वांग गेनशिंग ने मिलिट्री ट्रेनिंग में भी बड़ा बदलाव किया। उसे लगा सिर्फ ताकत बढ़ाने और आपस में लड़ने से एफिशिएंसी कम है, तो उसने बर्गर से ताकत, कोला से एनर्जी, मसालेदार चिकन से जोश, इस मुख्य सिद्धांत के आधार पर एक बिल्कुल नया शोफांग सेना का खास ट्रेनिंग सिस्टम बनाया। उसने सेना को 3 हिस्सों में बांटा।
पहला था भारी कवच धार दस्ता, सेना के सबसे लंबे सबसे ताकतवर 1,000 लोगों से बना। रोज उनकी ट्रेनिंग होती। ब्लैक विंड डाकुओं से लूटे और मरम्मत करके मजबूत बनाए गए मामूली कवच पहनकर सबसे भारी हथियार, ज्यादातर बदले हुए लंबे हैंडल वाले हथौड़े और कुल्हाड़ी लेकर काटने और हमले की प्रैक्टिस करते। इनका खाना स्टैंडर्ड सबसे ऊंचा था। रोज वांग गेनशेंग का मानना था सेना की धार को सबसे भरपूर एनर्जी से पोसना जरूरी है। दूसरा हिस्सा था तीरंदाज दस्ता, 500 तेज नजर और स्थिर हाथ वाले सैनिकों का बना था। इनके हथियार ब्लैक विंड डाकुओं से मिले तीर कमान थे, पर अफसोस संख्या कम थी, क्वालिटी भी खराब। तो वांग गेनशेंग उन्हें पहाड़ों में ले जाकर पत्थर फेंकने की प्रैक्टिस कराता। शर्त थी 50 कदम के अंदर भागते खरगोश को सटीक निशाना बनाना। जब तक पत्थर फेंकना तीर जितना सटीक न हो जाए तब तक पास नहीं। उनकी नज़र तेज करने के लिए वांग गेनशेंग ने एक खास खाने का प्रस्ताव मांगा, रोज आधी बोतल एक्स्ट्रा कोला। उसका मानना था कोला जैसा अमृत पीने से दिमाग साफ रहता है, जरूर नजर के लिए अच्छा होगा। ये सब मालिक की महान योजना के लिए है। इतनी जोशीली बातें सुनकर मैं कुछ कह ही नहीं पाया, मान लिया। तीसरा हिस्सा सबसे बड़ी संख्या वाला चट्टान झटा दस्ता। बाकी सारे लोग शुरुआती कोर से जुड़े रेगुलर मेंबर सब इसी दस्ते में थे। इनका काम सपोर्ट देना था शहर बनाने वाली मुख्य फौज, लड़ाई के वक्त भारी कवच वाले दस्ते के पीछे रहकर चीजें उठाना, मैदान साफ करना और भीड़ की ताकत से दुश्मन को दबाने वाले जान निछावर सैनिक। बेशक जान निछावर शब्द वांग गेनशेंग कभी नहीं बोलता, वो इन्हें चट्टान कहता। शुओफांग सेना की सबसे मजबूत बुनियाद, इनकी ट्रेनिंग सबसे विद थी। हर चीज की प्रैक्टिस होती, दौड़ना, हमला करना, अलग अलग अजीब औजारों से मारना। इस तरह मेरी पूरी बेखबरी में एक कड़ी अनुशासित, साफ काम बंटवारे वाली, अजीब सी अपनी ट्रेनिंग थ्योरी वाली फौज चुपचाप शुओफांग में तैयार हो गई। वो रोज पागलों की तरह ट्रेनिंग करते, पागलों की तरह निर्माण करते, पागलों की तरह मेरे हर इशारे को समझने की कोशिश करते। जैसे मुझे लगा शहर में जहां तहां शौच करना बहुत गंदा है, इससे महामारी फैल सकती है, तो मैंने वांग गेनशिंग से कहकर शहर में कई सार्वजनिक शौचालय खुदवाए। वांग गेनशिंग की नज़र में ये भी एक गहरी चाल थी। देखो, मालिक ने हमें इतने बड़े गहरे गड्ढे खुदवाए, ये क्या है? ये तो सैनिक छुपाने की सुरंगें हैं। दुश्मन शहर में घुसे तो हम इन सुरंगों से अचानक हमला कर सकते हैं। इसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। मालिक ने तो शहर टूटने के बाद की रणनीति भी पहले से सोच रखी है। कितनी गहरी सोच! तो शोफांग सेना के सैनिक शौचालय खोदने में दीवार बनाने से भी ज्यादा जोश दिखाने लगे। एक और बार मैंने देखा लूट में मिले घोड़ों को कोई ठीक से पालना नहीं जानता, कुछ मर गए। मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने कुछ होशियार दिखने वाले लोगों को चुनकर उन्हें खासकर घोड़े पालने का काम दिया। उन्हें अलग से खाना भी दिया, रोज एक बर्गर मिलता। वांग गेनशिंग की नज़र में ये तो और भी बड़ा संकेत था। घुड़सवार सेना, मालिक हमारी घुड़सवार फौज बनाना चाहते हैं। घुड़सवार तो बहुत कीमती होते हैं, बस सबसे बेहतरीन लोग ही ये काम कर सकते हैं। मालिक तो हमें आगे भागते दुश्मन को खदेड़ने और पूरी दुनिया जीतने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो वो चुने हुए घोड़े वाले सेना में सबसे ज्यादा जलन का कारण बन गए। वो घोड़े को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते, रोज घोड़े को गले लगाकर सोते, उससे बात करते, इंसान घोड़े के एका होने की कोशिश करते। मैं ये सब देखकर सोचता ये दुनिया और भी अजीब होती जा रही है। मुझे लगता जैसे मैं एक बिना कुछ किए मालिक बन गया हूँ, जिसके नीचे काम करने वाले इतना ऑटोमेटिक मैनेजमेंट देखकर मुझ जैसे ब्लैक हार्टेड कैपिटलिस्ट को भी थोड़ा डर लगने लगा। कहीं ये लोग किसी दिन मुझे सचमुच सिंहासन पर बांध न दें। मैं काम गया, फौरन मुंह में एक बड़ा बाइट बर्गर का ठूंस लिया, दिल को शांत करने के लिए। छोड़ो, नहीं सोचता, आसमान गिरे तो लंबे लोग संभाल लेंगे, जब तक बर्गर मिलता रहे ये मुझे कुछ नहीं करेंगे शायद। मुझे हाल ही में थोड़ी बोरियत होने लगी थी। शुओफांग सेना की ट्रेनिंग और काउंटी का निर्माण वांग गेनशिंग की उस पूरी ऑटोमेटिक ओवर इंटरप्रिटेशन वाली मैनेजमेंट स्टाइल में बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा था, मेरी उम्मीद से भी बेहतर। मुझे रोज बस वक्त पर खाना बांटने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा था। ये खाओ सो वाली सोना खाना, कभी कभी काम देखना, यह जिंदगी मेरी पिछली लाइफ का सपना थी, पर अब सच में जीकर लगा जैसे कुछ कमी है। नहीं, मुझे कुछ काम ढूंढना होगा। मैं काउंटी ऑफिस की चौखट पर बैठा बर्गर खाते हुए बाहर धूल भरी साइड देखकर खुद से बड़बड़ाया, मैं आखिर मजिस्ट्रेट हूँ, हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता। मैंने सोचना शुरू किया, एक मॉडर्न इंसान होने के नाते मैं इस पिछड़ी काउंटी के लिए और क्या कर सकता हूँ। जल्दी ही मुझे नया फोकस मिल गया, सफाई। जैसे जैसे शरणार्थी बढ़ते गए, शुओफांग की आबादी घनत्व तेजी से बढ़ने लगा। इतने लोग होने पर सफाई एक बड़ी समस्या बन गई। भले ही मेरे बुद्धिमान आदेश पर वांग गेनशिंग ने कई सार्वजनिक शौचालय बनवाए थे, जिससे खुले में शौच की समस्या हल हुई, बाकी चीजें अभी भी गंदगी से भरी थीं। कूड़ा कचरा इधर उधर फेंका जाता, गंदा पानी बहता, पूरी काउंटी में एक तीखी बदबू फैली रहती। इतनी गंदगी रही तो जल्दी ही महामारी फैल जाएगी, तब तो दुनिया जीतने की बात छोड़ो, लोग ही मर जाएंगे। मैं नहीं चाहता था मेरा बर्गर पंथ एक विशाल कचरे का ढेर बन जाए। तो ये ब्लैक हार्टेड कैपिटलिस्ट मजिस्ट्रेट अचानक स्वच्छता अभियान समिति का चेयरमैन बन गया। मैंने वांग गेनशिंग और कुछ छोटे लीडर्स को फिर से काउंटी ऑफिस बुलाया। आज हमें एक बहुत गंभीर और जरूरी मसले पर बात करनी है। मेरे चेहरे पर गंभीरता थी। मेरी गंभीरता देखकर वांग गेनशिंग वगैरह फौरन सीधे खड़े हो गए।
ध्यान से सुनने लगे। सबके मन में सवाल था, मालिक इस बार क्या बड़ी रणनीति बताने वाले हैं? क्या युनझोंग पर हमला करना है या उत्तर की तरफ बढ़कर किसी और दुश्मन का सामना करना है? ये सवाल हम सबकी जिंदगी मौत से जुड़ा है, ये शोफांग के भविष्य से जुड़ा है। मैंने माहौल और गंभीर बनाया। सबका दिल गले तक आ गया। फिर मैंने मेज पर हाथ मारकर पूरी ताकत से चिल्लाया, हमें अभी इसी वक्त पूरी काउंटी में एक बड़ा सफाई अभियान चलाना है। हाँ, वांग गेनशेंग और कुछ लीडर्स हैरान रह गए। सफाई अभियान? वो एक दूसरे को देखने लगे। चेहरों पर पूरी उलझन थी। इतना कुछ करके मालिक जिसे जिंदगी मौत का मसला बता रहे थे, वो बस सफाई है। मालिक, आप कह रहे हैं हमें सफाई करनी है? वांग गेनशेंग ने सावधानी से पूछा। उसे लगा शायद कानों में कोई गड़बड़ी है। हाँ, सफाई ही करनी है, मैंने पक्के अंदाज में कहा। आज से मैं शोफांग स्वच्छता नियम लागू करूंगा। मैंने रात भर जगकर बनाई एक पोस्टर निकाली। उस पर सिंपल ड्राइंग में एक आदमी को कूड़ा फेंकते हुए दिखाया गया था। ऊपर बड़ा क्रॉस लगा हुआ, सख्ती से मना है कहीं भी कूड़ा फेंकना। सारा घर का कूड़ा तय जगह के गड्ढे में ही फेंकना होगा। दूसरा, कहीं भी गंदा पानी बहाना मना है। हर घर के सामने नाली खोदनी होगी। गंदा पानी शहर के बाहर नदी में जाएगा। तीसरा, एक पर्यावरण निगरानी टीम बनेगी, रोज शहर में गश्त लगाएगी। जो भी नियम तोड़ेगा, पहली बार सड़क साफ करनी होगी 1 दिन, दूसरी बार 3 दिन शौचालय साफ करने होंगे, तीसरी बार 1 महीने के लिए खाना आधा। मैंने अपने नियम सुनाकर खुद को बहुत शानदार महसूस किया। ये पूरा प्लान जरूर इन प्राचीन लोगों की सफाई की आदत ठीक कर देगा, पर मेरी जोशीली स्पीच का जवाब सिर्फ सन्नाटा था। वांग गेनशेंग वगैरह सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पूछ रहे हो, मालिक ने गलत दवा तो नहीं खा ली? काफी देर बाद एक लीडर ने हिम्मत करके पूछा, मालिक, इस बड़ी सफाई का हमारी जिंदगी मौत से क्या लेना देना है? हाँ, हम तो वैसे भी टूटी फूटी जिंदगी वाले लोग हैं, कीचड़ में लौटकर बड़े हुए हैं, जमीन पर कूड़ा है या नहीं इसकी क्या परवाह। उस टाइम में तो लड़ने की स्किल सुधारना या दीवार के लिए और पत्थर उठाना ज्यादा फायदेमंद है ना। मुझे पता था वो नहीं समझेंगे। मैंने आ भरी, फैसला किया, अब उन्हें समझने वाली भाषा में समझाऊं। बेवकूफ, मैंने जोर से डांटा। तुम लोगों को लगता है मैं तुम्हें सफाई करवाकर सिर्फ साफ सफाई चाहता हूँ? सबका जोश फिर से जाग उठा। ये आ गया फिर से मालिक की गहरी सोच वाला सेशन। तुम्हें बस जमीन पर कूड़ा दिखता है, पर उस कूड़े के पीछे छुपा खतरा नहीं दिखता। मेरी आंखें गहरी हो गईं। आवाज बहुत धीमी और रहस्यमय। खतरा। वांग गेनशेंग वगैरह के दिल में हलचल हुई। बिल्कुल, मैंने बकवास जारी रखी। तुम लोग सोचो, ये जगह मेरी नींव है। हमारे दुश्मन जैसे युनझोंग, जैसे उत्तर के बर्बर लोग, क्या वो जासूस या हत्यारे हमारे शहर में भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। सबने एक साथ जवाब दिया। और वो जासूस हत्यारे सबसे अच्छे किस चीज में होते हैं? छुपने और भेस बदलने में। सही कहा। मैंने अपनी जांग पर हाथ मारा। फिर सोचो, अगर हमारे शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर हों, बदबूदार नलियां हों, तो क्या ये जासूसों को छुपने की परफेक्ट जगह नहीं देगा? वो कूड़े में घुस जाए, कौन ढूंढेगा उसे? नाली में छुप जाए, कौन पकड़ेगा उसे? वांग गेनशेंग वगैरह को अचानक समझ आया। इसके उलट, अगर हमने शहर को एकदम साफ सुथरा बेदाग बना दिया, तो कोई भी अनजान चेहरा, कोई भी शक वाला निशान साफ दिख जाएगा, कहीं छुप नहीं सकता, है ना? ये इसे कहते हैं शहर की रक्षा को मजबूत करना। थोड़ा पढ़ा लिखा एक लीडर जोश में चिल्लाया, मालिक कितने काबिल हैं? साफ माहौल खुद ही सबसे सख्त डिफेंस लाइन है। हम तो बस ऊपरी गंदगी देख रहे थे, मालिक तो गंदगी के नीचे छुपे खतरे को देख रहे थे। मालिक की ये चाल बिना एक भी सैनिक भेजे शुओफांग को अभेद बना देगी। ये तो चमत्कारी सोच है। उन्हें फिर से सामूहिक ओवर इंटरप्रिटेशन में जाता देख मैंने मन ही मन खुद को शाबाशी दी। साफ माहौल सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं बचाता, ये हमारी सेहत भी मजबूत करता है। सोचो, हम बर्गर खाते हैं, कोला पीते हैं, शरीर में कितनी शुद्ध ऊर्जा जमा होती है। अगर हम पूरा दिन गंदगी में रहें, गंदी हवा में सांस लें, तो क्या इससे हमारी एनर्जी सोखने की क्षमता पर असर नहीं पड़ेगा? क्या हमारी ऊर्जा शुद्ध नहीं रह पाएगी? ये बात पिछली शहर की रक्षा वाली थ्योरी से भी ज्यादा असरदार निकली। हाँ सही है, हम तो डेथ सोल्जर हैं, साधक हैं, मालिक के दिए खाने से साधना कर रहे हैं। साधकों के लिए माहौल सबसे जरूरी होता है। कहानियों के हीरो भी तो हमेशा पवित्र पहाड़ों, अच्छी जगहों पर साधना करते हैं। हमारे पास भले ही ऐसी जगह नहीं, पर कम से कम कूड़े में तो नहीं रहना चाहिए। मालिक, हमें माफ करें। वांग गेनशिंग घुटनों पर गिर गया, चेहरे पर शर्मिंदगी और डर दोनों। हम बस लड़ाई की ट्रेनिंग में लगे रहे, माहौल की बुनियादी बात भूल गए। अपनी सुस्ती से मालिक की मेहनत बर्बाद करते करते बचे। माफी चाहिए मालिक, बेफिक्र रहें। आज से हम इस सफाई नियम को सैन्य आदेश की तरह मानेंगे। जो भी इसे तोड़ेगा, आप कुछ कहें उससे पहले हम खुद उसे गड्ढे में फेंक देंगे। हाँ, शोफांग को किसी लड़की के चेहरे से भी ज्यादा साफ बनाएंगे। सबका जोश देखकर मैं संतुष्टि से मुस्कुराया। हो गया काम। मुझे यकीन है आज से शोफांग पूरे राज्य में, शायद पूरे प्राचीन इतिहास में पहला ऐसा शहर बनेगा जहां कूड़ा अलग किया जाता है और गंदा पानी सही से साफ होता है। मैंने भी अपने तरीके से प्राचीन काल के पब्लिक हेल्थ में योगदान दे दिया। मैं संतुष्ट होकर काउंटी ऑफिस से बाहर निकला, अपने स्वच्छ शहर के निर्माण का जायजा लेने। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे पलटते ही वांग गेनशेंग और कुछ लीडर फिर से इकट्ठा होकर नई व्याख्या में जुट गए। क्या लगता है इस बार के सफाई अभियान में और भी गहरी बात छुपी है? जरूर होगी। मालिक के हर फैसले में कम से कम 3 परतें होती हैं। मैं समझ गया। सोचो, हम शहर साफ कर देंगे तो जासूस अंदर नहीं आ पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? बस बाहर से निगरानी करेंगे, और बाहर तो पूरी तरह वीराना है। इस तरह दुश्मन की हर हरकत हमारी नजर में रहेगी। वाह, मालिक तो जंग को शहर के अंदर से बाहर ले जा रहे हैं।
कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में। इतना ही नहीं, सोचो, हम रोज अच्छा खाना खाते हैं, शरीर मजबूत है, बीमार नहीं पड़ते। पर दुश्मन तो आम खाना खाते हैं, गंदी जगह में रहते हैं। हम शहर साफ रखेंगे तो बाहर और गंदा होता जाएगा। इससे हम और स्वस्थ होंगे। दुश्मन के भेजे जासूस शायद काम शुरू करने से पहले ही बीमार पड़ जाए। इसे कहते हैं बिना लड़े दुश्मन को हराना। मालिक तो दुश्मन की सेहत तक की चाल चल रहे हैं। ये योजना कितनी बड़ी है। सब मेरी दुबली पतली पीठ को देखते हुए, उनकी आंखों में इतनी श्रद्धा थी कि शब्दों में बयान नहीं हो सकती। एक साधारण दिखने वाली हल्की बग्घी दो तेज घोड़ों से खिंची हुई शोफांग जाने वाली सरकारी सड़क पर चल रही थी। सड़क बरसों से खराब थी, गड्ढों भरी, गाड़ी बुरी तरह हिल रही थी। अंदर बैठी हल्के बैंगनी कपड़ों में नीले कपड़े से चेहरा ढके एक औरत आंखें बंद किए आराम कर रही थी। बैठी होने के बावजूद उसकी पोस्चर एकदम सीधी और मजबूत थी। हिलती गाड़ी में भी वो पहाड़ जैसी स्थिर लग रही थी। ये थी मौजूदा साम्राज्य ली फेंगई की इकलौती बहन, राजकुमारी ली छिंजाओ। पर अभी उनकी पहचान थी दक्षिण के एक अमीर व्यापारी परिवार की घूमने फिरने की शौकीन बेटी। जो आदमी रक्षक प्रमुख जैसा दिख रहा था, असल में वो इस यात्रा में साथ आए शाही गार्ड के कमांडर चेन छिंजी थे। राजकुमारी, आगे 30 मील पर शोफांग की सीमा आ जाएगी, चेन छिंजी ने गंभीरता से कहा। ली छिंजाओ ने धीरे से आंखें खोली। नकाब के पीछे उनकी आंखें चांद जैसी ठंडी पर तलवार जैसी तेज थीं। हालात कैसे हैं? उनकी आवाज हल्की और सुरीली थी, पर उसमें एक जन्मजात रुतबा भी था। राजकुमारी, जैसे जैसे हम शूफांग के करीब आ रहे हैं, हालात उतने ही अजीब होते जा रहे हैं। चेन छिंजी की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। हमें रास्ते में कई शरणार्थियों के जत्थे मिले, पर वो दक्षिण की तरफ भाग नहीं रहे, बल्कि पूरा परिवार लेकर उत्तर की तरफ शूफांग की दिशा में जा रहे हैं। ली छिंगझाओ को दिलचस्पी हुई। वो क्यों? वो कह रहे हैं, सुना है शोफांग का नया मजिस्ट्रेट कोई जिंदा भगवान है। शरणार्थियों को न सिर्फ शरण देता है, बल्कि पेट भर खाना भी देता है। हर बार सफ़ेद आटे की रोटी और मांस। चेन छिंगजी को खुद ये बात बताते हुए अजीब लगा। सफ़ेद आटे की रोटी और मांस, हर बार पेट भर। इस अकाल के मौसम में दूर की एक छोटी काउंटी तो छोड़ो, राजधानी के अमीर परिवार भी इतनी ऐश नहीं कर सकते। जिंदा भगवान, सफ़ेद आटा और मांस। ली छिंगझाओ के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। लगता है ये आदमी दिल जीतने में बहुत माहिर है। राजकुमारी, ये पूरा मामला बहुत अजीब है। एक गरीब काउंटी इतने बढ़ते शरणार्थियों को कैसे पाल सकती है? और उसके 3,000 शैतानी डेथ सोल्जर आखिर कहाँ से आए? मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कोई ताकत है, जिसका हमें पता नहीं। शायद उत्तर के बर्बर लोगों का जासूस भी हो सकता है। इस तरीके से सैनिक जुटाकर अंदर बाहर से मिलकर हमला करने की योजना हो सकती है। चेन छिंगजी ने अपनी चिंता जाहिर की। दरबार में भी ज्यादातर लोगों की यही राय थी। ली छिंगझाओ कुछ नहीं बोली। उन्होंने गाड़ी का पर्दा उठाकर बाहर देखा। जितना उत्तर की तरफ बढ़ते नज़ारा उतना ही वीरान होता गया। खेत सूखे पड़े, गांव खाली, कभी कभार दिखने वाले गांव वाले भी पीले चेहरे, बेजान आंखों वाले। यही असली हाल था इस राज्य का। ऐसे नर्क में अचानक एक ऐसी जगह उभरना जहां पेट भर खान मिले, स्वर्ग जैसी लगे। कोई हैरानी नहीं कि शरणार्थी पतंगे की तरह उस तरफ खिंचे चले जा रहे थे। चाहे वो आदमी इंसान हो या भूत, जो भी हो, जाकर खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो पता चल जाएगा। ली छिंगझाओ ने पर्दा छोड़ दिया। आवाज फिर से शांत हो गई। हुक्म भेजो। शहर में घुसने के बाद किसी की भी असली पहचान उजागर नहीं होगी। सब मेरे इशारे पर चलेंगे। चेन छिंगजी, तुम कुछ लोगों को लेकर आम गार्ड बनकर साथ चलो। बाकी लोग शहर से 10 मील बाहर कैंप लगाएं। मेरे हुक्म के बिना शहर के पास नहीं आना। जी हुक्म। गाड़ी आगे बढ़ती रही। जल्दी ही क्षितिज पर एक शहर की आकृति नजर आई। वही था शोफांग। जितना पास आते गए, ली छिंझाओ और चेन छिंजी उतने ही हैरान होते गए। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा उस टूटी फूटी काउंटी के बाहर हजारों फटे कपड़ों में पर जोश से भरे मजदूर बहुत उत्साह से निर्माण में लगे हुए थे। कुछ लोग दीवार को ऊंचा और मोटा कर रहे थे। वो दीवार की ऊंचाई और मोटाई किसी बड़े शहर के स्टैंडर्ड के करीब पहुंच रही थी। कुछ लोग शहर के बाहर बड़ी खाई खोद रहे थे। उसकी चौड़ाई और गहराई देखकर साफ लग रहा था ये खाई किले की खाई जैसी बनाई जा रही है। और दूर कुछ लोग जमीन समतल कर रहे थे, सड़कें बना रहे थे। पूरी साइट पर हजारों लोग एक साथ काम कर रहे थे, फिर भी बिल्कुल अव्यवस्थित नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत व्यवस्थित और गजब की एनर्जी से भरा हुआ था। ये तो अभी अभी सूखे और डाकुओं की मार झेली सीमावर्ती छोटी काउंटी जैसा लग ही नहीं रहा। ये तो एक उभरता हुआ सैन्य किला लग रहा है। ये चेन छिंगजी मुंह खोले देखता रहेगा। इतना बड़ा निर्माण कार्य चलाने के लिए कितना पैसा और अनाज चाहिए होगा। और ये लोग, ये तो बिल्कुल भूखे शरणार्थी नहीं लग रहे। ली छिंझाओ की नजर भी गंभीर हो गई। उन्होंने उन मजदूरों के शरीर देखे। भले ही कपड़े फटे थे, पर हर कोई मजबूत कदकाठी वाला, मांसल शरीर, चेहरे पर सेहत की लाली लिए हुए था। सैकड़ों किलो के बड़े पत्थर उठाते हुए भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। ऐसी शारीरिक बनावट तो राजधानी के शाही गार्ड्स में भी कम ही देखने को मिलती है। शैतानी डेथ सोल्जर, ये शब्द उनके दिमाग में फिर घूम गया। लगता है वो गुप्त चिट्ठी जो कहती थी, वो न सिर्फ सच थी, बल्कि उससे भी कम बताया गया था। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे, एक और अजीब नजारा हुआ। छुट्टी हो गई। एक भारी आवाज में ऐलान हुआ। साइड पर हजारों लोगों ने फौरन अपने औजार रख दिए।
फिर लगभग सैन्य अनुशासन जैसी तेजी से गेट के सामने खाली जगह पर कतार बनाकर खड़े हो गए। फिर शहर के अंदर से कई ठेले निकाले गए, कागज में लिपटे चीजों से भरे हुए, साथ ही काले लिक्विड से भरी बोतलें भी। तेज मांस की खुशबू ब्रेड की खुशबू के साथ मिलकर फैल गई। ली छिंगझाओ और चेन छिंगजी बिना चाहे नाक सिकोड़ने लगे। उन्होंने देखा हर मजदूर को एक पैकेट और एक काली बोतल मिली। फिर वो वहीं बैठकर तेजी से खाने लगे। ली छिंगजाओ की नज़र पास खड़े एक ताकतवर आदमी पर टिक गई। उन्होंने देखा वो आदमी 2-3 बाइट में एक पैकेट खत्म कर देता, फिर दूसरा तीसरा लेने दौड़ता। उसने पूरे 5 वो मैदे मांस वाली चीजें खाईं, 2 बोतलें काला पानी पीकर संतुष्ट होकर डकार ली। चेन छिंगजी का मुंह इतना खुला कि उसमें अंडा फिट हो जाए। 5 बड़े मांस के पीस, 2 बोतल पानी। वो हकलाते हुए बोले, राजकुमारी, फौज का सबसे ज्यादा खाने वाला सैनिक भी एक बार में इतना नहीं खाता, और ये तो अनलिमिटेड मिल भी रहा है। उन्हें अब सामने का नजारा समझ में ही नहीं आ रहा था। ये तो अब अमीर होने की बात नहीं रही, ये तो बिल्कुल असामान्य बात थी। ली छिंगझाओ का दिल भी भारी हो गया। उन्होंने बचपन से बहुत किताबें पढ़ी थी, पर ऐसा कभी नहीं सुना था। आखिर ऐसा कौन सा खाना है जो एक आम आदमी को इतनी हैरान करने वाली भूख और ताकत दे सकता है? ये लिन युआन और उसके हाथ का खाना आखिर है क्या चीज? चलो शहर के अंदर चलते हैं, चेन शेंग ने अपने दिल की हलचल दबाते हुए कहा। गाड़ी धीरे धीरे शहर के गेट की तरफ बढ़ी। गेट पर पहरा देने वाले सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। ये सैनिक भी वैसे ही मजबूत कदकाठी के थे। आंखों में तेज चमक थी, बदन पर मामूली सा चमड़े का कवच था, पर उनके अंदर जो बिना डर वाला जज्बा था, उसे देखकर चेन किंगजी जैसा यू लिन गार्ड का कमांडर भी हल्का सा दबाव महसूस करने लगा। कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो? एक सैनिक ने बिना किसी भाव के पूछा। सर, हम दक्षिण से आए व्यापारी हैं, शहर में थोड़ा रुकना चाहते हैं, कुछ सामान भी खरीदना है। कोचवान ने, जो असल में यू लिन गार्ड का ही एक पुराना सिपाही था, चुपके से एक छोटा टुकड़ा चांदी का सैनिक की तरफ बढ़ाया। सैनिक ने चांदी की तरफ देखा तक नहीं, बस ठंडे लहजे में बोला, शहर में आ सकते हो, पर हमारे शूफांग काउंटी के नियम मानने होंगे। इतना कहकर उसने बगल की दीवार पर लगे एक नोटिस की तरफ इशारा किया। यह असल में मेरा ही जारी किया हुआ शूफांग काउंटी सफाई कानून था। कूड़ा कचरा मत फेंकना, सड़क साफ करनी है, थूकना मना है, टॉयलेट का इस्तेमाल सही जगह करना है, शहर में आने के बाद हर हरकत की सूचना अपने ग्रिड मैनेजर को देनी होगी, वरना नतीजे खुद भुगतने पड़ेंगे। सैनिक एक एक शब्द जोर देकर बोल रहा था। चेन किंगजी को कुछ समझ नहीं आया। कूड़ा, ठीक है, याद रख लिया, ली छिंगझाओ ने शांति से कहा। सैनिक ने तब हाथ हिलाकर उन्हें अंदर जाने दिया। गाड़ी शहर के अंदर दाखिल हुई और अंदर बैठे दोनों लोग सामने का नज़ारा देखकर फिर हैरान रह गए। अगर बाहर का इलाका मेहनत और हलचल से भरा था, तो अंदर का रिहायशी इलाका इतना साफ था कि यकीन ही नहीं हो रहा था। सड़कें इतनी साफ थीं कि एक भी सूखा पत्ता नहीं दिख रहा था। सड़क के दोनों तरफ बराबर नालियां बनी थीं। हर थोड़ी दूरी पर लकड़ी से घिरा हुआ कूड़ा इकट्ठा करने का एक पॉइंट था। यहाँ तक कि उन्हें कुछ ऐसी झोपड़ियां भी दिखीं जिन पर सार्वजनिक शौचालय का बोर्ड लगा था। एक जैसी वर्दी पहने कुछ लोग, जिनकी पीठ पर निरीक्षक लिखा था, सड़क पर गश्त लगा रहे थे। जैसे ही कोई कुछ भी इधर उधर फेंकने की कोशिश करता, वो तुरंत भागकर सख्ती से समझाने पहुंच जाते। पूरा काउंटी शहर सिर्फ भीड़ ज्यादा होने के अलावा राजधानी की सबसे व्यस्त गली से भी ज्यादा साफ सुथरा था। चेन किंगजी को लगा जैसे आज उसकी पूरी दुनिया देखने का नजरिया बार बार टूटकर फिर से बन रहा हो। ये सच में इंसानों की दुनिया है क्या? वो बुदबुदा उठा। ली छिंगझाओ ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल में चेन किंगजी से भी बड़ा तूफान उठ रहा था। ये पूरे समुदाय की भागीदारी वाली सफाई, ये लगभग पागलपन की हद तक साफ सफाई का स्टैंडर्ड, ये सैन्य जैसा मैनेजमेंट, कोई ऐसी सोच और थ्योरी जो उसने कभी नहीं लिखी, वो इस सारे सिस्टम को सहारा दे रही थी। वो लिन युआन आखिर है कौन? ली छिंगझाओ के मन में उसके लिए एक अजीब सी उत्सुकता और डर दोनों एक साथ पैदा हो गए। उसने तय कर लिया, जल्द से जल्द इस इंसान को खुद अपनी आंखों से देखना है, समझना है, आखिर ये कौन सी हस्ती है। गाड़ी बेहद साफ, हद से ज्यादा साफ सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। चेन किंगजी ने पर्दा हल्का सा उठाया, आंखें फैली की फैली रह गईं, मुंह भी खुला रह गया। राजकुमारी, वो देखिए, उसने आवाज धीमी करके उंगली से गली के कोने में खड़े एक निरीक्षक की तरफ इशारा किया, जो किसी से बात कर रहा था। इस आदमी को मैंने अभी बाहर देखा था, अकेले 200 पाउंड का चारा उठा रहा था, अब यहाँ लोगों को थूकने से रोक रहा है। और वो देखिए, वो छत ठीक कर रहा है। अभी अभी उसने एक ही सांस में 6 मीट पाई खा ली। 6। अभी भी काम करते वक्त लग रहा है जैसे ताकत खत्म ही नहीं हो रही। चेन किंगजी को लगा जैसे वो पागल हो जाएगा। उसकी नज़र में ये बेइंतहा ताकत और गजब की भूख वाले मजबूत जवान हर एक कीमती फौजी संसाधन थे, जंग के मैदान के लिए बने हुए हथियार। पर यहाँ शोफांग में ये लोग तो घर बना रहे थे, सड़क साफ कर रहे थे, सफाई का काम कर रहे थे। ये तो एकदम बर्बादी है, बिल्कुल हीरे को कीचड़ में फेंकने जैसा। ली छिंझाओ चुप रही। उसकी नज़र सड़क के दोनों तरफ हर इंसान पर घूम रही थी। उसने देखा कि यहाँ हर कोई, चाहे मजदूर हो, गश्त लगाने वाला निरीक्षक हो, या सड़क किनारे खेलते बच्चे, सबके चेहरे पर एक अलग सा भाव था जो उसने पहले कहीं नहीं देखा था। ये न सुन्नपन था, न ही निराशा, बल्कि एक तरह का संतोष और जुनून। एक दूसरे को देखने का उनका अंदाज, इस शहर को देखने का उनका अंदाज, दोनों में एक अजीब सी धार्मिक श्रद्धा जैसी चमक थी। मानो वो कोई शहर नहीं बना रहे, बल्कि अपना खुद का पवित्र नगर गढ़ रहे हों। गाड़ी रोको, ली छिंगजाओ ने अचानक कहा। गाड़ी एक ऐसे लड़के के पास जाकर रुकी जो औजार बांट रहा था। ली छिंगजाओ ने खिड़की से एक टुकड़ा चांदी बढ़ाया, नरम आवाज में पूछा, भैया, हम यहाँ नए नए आए हैं,
जरा काउंटी के मुखिया साहब के बारे में पूछना था। लिन साहब इस वक्त कहाँ हैं? उस लड़की ने चांदी लेने से मना करना चाहा, पर ली छिंगझाओ की ठंडी गहरी आंखें देखकर न जाने कैसे उसने चांदी ले ली। उसने सिर खुजाया, चेहरे पर एक अजीब सा घमंड और श्रद्धा भरा भाव आ गया। आप लोग हमारे लिन साहब को ढूंढने आए हो? हमारे साहब को ढूंढने वाले तो बहुत आते हैं, उसने मुस्कुराकर सफ़ेद दांत दिखाए। पर हमारे साहब तो ऐसे हैं जैसे सांप की तरह, कभी नजर आते ही नहीं। हर किसी को मिल थोड़ी न जाते हैं। क्या लिन साहब इतने व्यस्त रहते हैं? ली छिंगझाओ ने बिना कोई भाव दिखाए पूछा। बिल्कुल, लड़की ने सीना तानकर बोलना शुरू किया, जैसे उसके पास बोलने के लिए बातें खत्म ही ना हो। हमारे साहब तो एकदम जिंदा भगवान है। आप लोगों ने तो देखा नहीं, 1 महीने पहले तक हम सब बस मरने की कगार पर पड़े आवारा लोग थे। साहब ने ही हमें अपना लिया, हमें खाना दिया। आपको वो खुशबू आ रही है ना, उसे बर्गर कहते हैं। सफ़ेद आटे की रोटी में बड़ा सा मीट का टुकड़ा भरा होता है। और वो काला वाला ड्रिंक, उसे कोला कहते हैं। एक घूंट पीते ही पूरे बदन में जोश भर जाता है। वो बोलते बोलते हाथों से बर्गर का साइज दिखाने लगा। बोलते बोलते मुंह में पानी आ गया। चेन किंग्स बगल में सुनकर मन ही मन बुदबुदाया, फिर वही तरीका। लगता है ब्रेन वॉश करने में इनका कोई जवाब नहीं। पर ली छिंगझाओ को इसमें कुछ अलग ही बात सुनाई दी। उसने पूछा, भैया आप लोग रोज यही बर्गर खाते हो? बिल्कुल, दिन में 3 बार, जितना चाहो उतना। बस साहब के लिए काम करो और पेट भरकर खा सकते हो। लड़की ने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा। हमारे साहब कहते हैं काम करो तो पेट भरकर खाना चाहिए। इसे इसे क्या कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं काम के हिसाब से बंटवारा। ली छिंगझाओ ने चुपचाप इस नए शब्द को याद कर लिया। क्या रोज इतना काम करके थकान नहीं होती? क्या लिन साहब सख्त हैं आप लोगों पर? उसने आगे पूछताछ जारी रखी। ये सवाल जैसे लड़की की बातों का पिटारा खोल गया। थकान बिल्कुल होती है, अभी हम रोज 12 घंटे काम करते हैं। पर साहब बहुत दयालु हैं, 10 दिन काम करने पर 1 दिन छुट्टी भी मिलती है। चेन किंगजी ये सुनकर लगभग गुस्से से उबल पड़ा। रोज 12 घंटे, 10 दिन काम, 1 दिन छुट्टी, और इसे दयालुता कहते हो? ये तो साफ इंसानों को मौत के मुंह में धकेलना है। ये लिन युआन तो सच में इंसानों का खून चूसने वाला राक्षस लगता है। पर आगे जो बात आई उसने चेन किंगजी की सोच को फिर से हिला दिया। हम तो शुरू में सोच रहे थे साहब बहुत ज्यादा दयालु हैं, रोज सिर्फ 12 घंटे काम करवाते हैं, छुट्टी भी देते हैं। पर इससे तो साहब की दीवार बनाने में देरी होती है, हमारे अपने घर बसाने के काम में भी रुकावट आती है। हमने मिलकर अर्जी लगाई कि हमें दिन में 24 घंटे काम करने दो, साल भर बिना छुट्टी। पर साहब ने साफ मना कर दिया। लड़की के चेहरे पर मायूसी और हैरानी दोनों झलक रहे थे। साहब कहते हैं शरीर ही तो असली पूंजी है, संतुलन में रहना जरूरी है। इसे कहते हैं सैनिकों को पालने का तरीका। साहब की सोच इतनी ऊंची है, हम जैसे आम लोग तो समझ ही नहीं पाते। चेन किंगजी और ली छिंगझाओ दो गाड़ी में एकदम चुप हो गए। उन्हें लगा जैसे उनका दिमाग सच में खुद को ज्यादा काम में झोंकना, साल भर बिना छुट्टी काम करना, और वो मालिक फिर भी मना कर दे। वजह बताए सैनिकों को पालने का तरीका। ये आखिर किस तरह के लोग हैं? वो लिन युआन आखिर कैसा इंसान है? अच्छा, आपको पता है लिन साहब अभी कहाँ मिलेंगे? हमें उनसे एक जरूरी बिजनेस बात करनी है। ली छिंगझाओ ने गहरी सांस लेकर बात को वापस असली मुद्दे पर लाया। ओह, इस वक्त तो साहब काउंटी दफ्तर में ही होंगे। लड़की ने रास्ता दिखाते हुए बोला, आप इसी रास्ते सीधे चलते जाओ, जो सबसे बड़ा और शानदार आनंद दिखे वही काउंटी दफ्तर है। हाँ, एक बात याद रखना, हमारे साहब भले दयालु हैं, पर चालाक जुबान वाले धूर्त व्यापारियों से बिल्कुल नफरत करते हैं। बोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। शुक्रिया भैया, याद दिलाने के लिए। गाड़ी फिर से चल पड़ी काउंटी दफ्तर की तरफ। चेन किंजी का चेहरा अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था। उसने ली छिंगझाओ से कहा, राजकुमारी, हालात हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये लिन युआन कभी सख्ती से, कभी नरमी से, बहुत होशियारी से काम लेता है। उसने असली चीज़ों से इन बेघर लोगों को काबू में किया है, और साथ ही एक बिल्कुल नई थ्योरी से इनका ब्रेन वॉश भी किया है, ताकि ये दिल से उसके लिए जान देने को तैयार हो जाए। मुझे लगता है ये आदमी सीधा साधा बिल्कुल नहीं है। इसकी महत्वाकांक्षा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। ली छिंगझाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिल में भी वैसा ही तूफान उठ रहा था। भगवान जाने ये बड़ा राक्षस है या दयालु फरिश्ता, सख्त है या नरम दिल। ये लिन युआन उसके मन में अब एक ऐसी पहेली बन चुका था जो कई अनसुलझे विरोधाभासों से बनी थी। जितना वो इसके करीब आ रही थी, ये पहेली उतनी ही बड़ी होती जा रही थी, और उसे उतना ही बेचैन और उत्सुक बन रही थी। जल्द ही वो सड़क के आखिरी छोर पर पहुंच गए। वो कथित सबसे बड़ा, सबसे शानदार काउंटी दफ्तर आखिरकार सामने आ गया। पर वो तो एक ऐसा टूटा फूटा आंगन था जो लगता था किसी भी वक्त गिर जाएगा। दीवारें मिट्टी से बनी थी, उनमें कई बड़े बड़े छेद थे। गेट जरूर नया बना हुआ था, पर लकड़ी के तख्ते अलग अलग मोटाई के थे। साफ लग रहा था जल्दबाजी में जोड़े गए हैं। गेट पर कोई नाम पट्टिका तक नहीं थी, बस स्याही से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, शोफांग काउंटी दफ्तर। पूरा काउंटी दफ्तर रास्ते में देखे गए अमीर किसानों के घरों से भी ज्यादा गरीबाना लग रहा था। चेन किंगजी सुन्न रह गया, ली छिंगझाओ भी सुन्न रह गई। क्या यही है वो जो सांप की तरह कभी नजर नहीं आता? फर्क इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? तभी जब वो दोनों हैरान खड़े थे, एक साधारण से कपड़े पहने, आम जैसा दिखने वाला जवान लड़का जम्हाई लेते हुए काउंटी दफ्तर से बाहर निकला। वो देखने में 20 साल के आसपास लग रहा था। चेहरा मोहरा साफ सुथरा था, पर लग रहा था अभी नींद पूरी नहीं हुई। बाल भी बिखरे हुए थे। उसके हाथ में एक कागज का पैकेट था, जिसमें से खाना मुंह में ठूंस ठूंस कर खा रहा था। उफ, वांग बूढ़ा भी ना कह रहा था आज मेरी छुट्टी है,
फिर भी सुबह सुबह उठाकर मीटिंग बुला ली। कहता है सफाई अभियान दूसरे चरण में जाना है। कितना परेशान करता है। जवान लड़का धीरे धीरे बुदबुदाते हुए खाता जा रहा था। उसने सिर उठाया। सामने गेट पर खड़ी गाड़ी दिख गई और खिड़की के पीछे वो जमी हुई चांद जैसी ठंडी आंखें जो उसे ही घूर रही थीं। जवान लड़का एक पल के लिए ठिठक गया। मुंह में भरा बर्गर दबाना भी भूल गया। अरे फिर से मेहमान आ गए, उसने अटकते हुए कहा। फिर बचा हुआ बर्गर 2-3 बार में मुंह में ठूंस लिया। चिकने हाथों से मुंह पोंछा, गाड़ी की तरफ चलने लगा। आप लोग किससे मिलने आए हो? उसे देखकर जो जम्हाई लेते हुए चिकने मुंह से अटकती जुबान में चलता आ रहा था। चेन किंची की भौएं और सख्त हो गईं। इस जवान लड़के में उसे कोई भी उस्ताद वाली आभा नजर नहीं आई, न ही कोई अधिकारी वाली शान। उल्टा ये तो लगता था जैसे कोई बगल वाला नींद में अटका पड़ोसी लड़का हो। हम लिन साहब से मिलने आए हैं, चेन किंची ने रौब भरे लहजे में कहा। ये सुनते ही जवान लड़का एक पल रुका, फिर अपनी नाक की तरफ उंगली करके बोला, वो मैं ही हूँ। आप लोगों को मुझसे क्या कम है? चेन किंजी को लगा जैसे उसके दिमाग में बिजली कड़क गई हो। ये ही है लिन युआन, वो जिसके पास गुप्त रूप से 3000 जांबाज योद्धा हैं, जिसने 800 हान बेस तबाह कर दिए, जिसकी महत्वाकांक्षा आसमान छूती है। इतना गहरा दिमाग रखने वाला भेड़िया वही है जो सामने खड़ा ये मासूम बल्कि थोड़ा आलसी सा दिखने वाला बंदा है। ये कैसे मुमकिन है? ली छिंझाओ का चेहरा भी नकाब के पीछे जम गया। उसने सैकड़ों तरीकों से इस मुलाकात की कल्पना की थी। शायद सख्त पहरे वाले फौजी शिविर में वो ऊंचे आसन पर बैठा, आंखों में तेज चमक लिए। उसने सोचा था वो शायद बहुत हट्टा-कट्टा आदमी होगा या फिर कोई तेज दिमाग वाला बुद्धिजीवी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना साधारण सा आम इंसान जैसा दिखने वाला होगा। और अभी अभी जो वो बुदा रहा था वांग बूढ़ा सफाई अभियान कितना परेशान करता है, ये किसी बड़ी रणनीति बनाने वाले मजबूत नेता की बातें तो बिल्कुल नहीं लगती। एक पल के लिए ली छिंगझाओ को शक हुआ, कहीं ये इंसान सब कुछ नाटक तो नहीं कर रहा? जरूर जरूर नाटक कर रहा है। ये इतना बड़ा भेड़िया जानबूझकर इतना आलसी और बेकार सा दिखावा कर रहा है ताकि बाहर वालों को धोखा दे सके। ये सोचकर ली छिंझाओ का दिल कुछ शांत हो गया। वो गाड़ी से नीचे उतरी, हल्का सा झुककर बोली, छोटी सी सुयू। लिन साहब से मिलकर खुश हुई, उसने बेहद नरम मीठी आवाज में कहा। ये उसने पहले ही अपनी इस पहचान के लिए तय कर रखा था। भले ही सामने वाली ने नकाब पहन रखा था, पूरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पर वो नाजुक अंदाज, पानी जैसी साफ आंखें और मीठी सुरीली आवाज, इतना काफी था मेरे जैसे बंदे के लिए जिसने पिछले जन्म में सिर्फ स्क्रीन पर ही खूबसूरत लड़कियां देखी थीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। सू यू जी, ज्यादा तकल्लुफ की जरूरत नहीं, जल्दी उठिए, मैंने थोड़ा हड़बड़ा कर कहा। मन ही मन सोच रहा था, पुराने जमाने की लड़कियां इतनी शानदार होती हैं क्या? वो भी किसी अमीर घराने की लड़की लगती है। ये टाइम ट्रैवल तो एकदम सही रहा। चेन किंगजी मुझे देखकर सोच रहा था। उसकी आंखों शक और भी गहरा हो गया। नाटक करो और करो नाटक। एक ऐसा इंसान जो 3000 जांबाजों को इकट्ठा कर सकता है, सिर्फ एक लड़की के आगे ऐसे बहक जाएगा? ये एक्टिंग तो बहुत नकली लग रही है। लिन साहब, चेन किंगजी एक कदम आगे बढ़ा। ली छिंगझाओ और मेरे बीच खड़ा हो गया। राजकुमारी यहाँ आज आपसे एक बिजनेस बात करना चाहती हैं। बिजनेस? मैं थोड़ा चौंका, नजर ली छिंगझाओ से हटाकर चेन किंगजी की तरफ की। उसने इस अधेड़ आदमी को ऊपर से नीचे देखा। मन ही मन सोचा, ये बंदा तो सूरज में तपा हुआ लग रहा है। आंखें एकदम चाकू जैसी तेज हैं। साफ पता चलता है कोई ट्रेंड फाइटर है। इससे पंगा नहीं लेना। मन में तुरंत सतर्कता बढ़ गई। क्या बिजनेस? मैंने पूछते पूछते चुपके से आधा कदम पीछे खिसका लिया, काउंटी दफ्तर के गेट के थोड़ा और करीब। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो सबसे पहले भाग सकूं। हमारे सू परिवार ने सुना है शोफांग काउंटी अभी नए सिरे से बस रही है। यहाँ बहुत सामान की जरूरत है। हमारा सू परिवार रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तनों का धंधा करता है। हम शोफांग काउंटी में एक दुकान खोलना चाहते हैं। नहीं जानते लिन साहब की क्या राय है इस बारे में? ली छिंझाओ ने नरम आवाज में कहा। ये उसने और झांग जुझेंग ने मिलकर पहले ही तय कर लिया था। व्यापारी बनकर शोफांग में घुसना न सिर्फ वाजिब लगेगा, बल्कि इससे वो मेरी आर्थिक हालत और असली इरादे भी समझ सकेगी। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक गईं। दुकान खोलनी है? ये तो बढ़िया बात है। शुओफांग काउंटी को अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? आदमी तो हैं ही, साथ में सामान भी चाहिए। मेरे पास सिस्टम तो है, पर सिस्टम सिर्फ। मेरे 3000 से ज्यादा लोग अभी भी फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, पत्थर और लकड़ी के डंडों से काम चलाते हैं। मैं सोच ही रहा था कि काली हवा वाले डाकुओं से लूटा हुआ सोना चांदी कैसे काम की चीजों में बदलूं, और ये तो खुद चलकर मेरे दरवाजे आ गए। स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। मैंने तुरंत गर्मजोशी भरी मुस्कान लगा ली। शुओफांग काउंटी हर उस व्यापारी का स्वागत करती है जो असली सामान लेकर निवेश और दुकान खोलने आए। कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को मंजूरी दे देता हूँ। मैं मन ही मन हिसाब लगा रहा था। वाह, अब सोने के बदले इनसे लोहे के हथियार ले सकता हूँ, टैक्स भी वसूल सकता हूँ। ये तो काउंटी मजिस्ट्रेट बनने के बाद मेरा पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट डील है। इसे तो अच्छे से संभालना ही होगा। ली छिंगझाओ ने मेरा वो पैसों में डूबा हुआ चेहरा देखकर मन ही मन और पक्का यकीन कर लिया कि ये आदमी सच में नाटक ही कर रहा है। इतनी आसानी से मान गया, ऊपर से लालच में फंसा नजर आ रहा है, पर असल में हमें अपनी बड़ी मछली की तरह अपने तालाब में खींच रहा है। ये हमारे जरिए दक्षिण के व्यापारिक रास्तों से जुड़ना चाहता है। इसका मंसूबा सिर्फ छोटी सी शुओफांग काउंटी तक सीमित नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया लिन साहब, ली छिंगझाओ ने फिर से आदर से झुककर कहा। बस समय, पर हम यहाँ अनजान हैं, हमारा कहीं ठिकाना भी नहीं है।
अगर लिन साहब को भी दिक्कत ना हो तो क्या हमारे रहने का कोई इंतजाम हो सकता है? ये उसका दूसरा टेस्ट था। वो देखना चाहती थी कि मैं इन्हें कहाँ ठहराता हूँ, किसी नज़र रखने वाली सराय में या कोई और चाल चलता हूँ। ये सुनकर मैं उलझन में पड़ गया। शोफांग काउंटी में तो हर जगह निर्माण चल रहा है, घर बनते हैं तो टूटते भी है। कोई ढंग की जगह कहाँ मिलेगी? इन्हें बेघर लोगों के साथ तो नहीं रख सकता। सोचते सोचते अचानक दिमाग में एक आइडिया आया। अरे हाँ, एक तरीका है। मैंने अपने पीछे खड़े काउंटी दफ्तर की तरफ इशारा किया। मेरा ये दफ्तर भले थोड़ा टूटा फूटा है, पर पीछे के आंगन में कुछ खाली कमरे हैं, काफ़ी साफ सुथरे हैं। अगर बुरा ना माने तो फिलहाल यहीं रुक जाइए। वैसे भी कुछ काम हो तो सीधे मुझसे मिल सकते हैं। मेरी सोच बहुत सीधी थी। ये तो मेरा पहला बड़ा निवेशक है, धन का देवता है, इसकी अच्छे से सेवा करनी होगी। काउंटी दफ्तर में रहना सुरक्षित भी है, आसान भी, और मेरी नीयत भी साफ दिखेगी। पर यह बात ली छिंगझाओ और चेन किंगजी के कानों पहुंचते ही एक अलग ही मतलब बन गई। काउंटी दफ्तर में रहना यानी मजिस्ट्रेट के साथ एक ही छत के नीचे रहना। चेन किंगजी का पहला रिएक्शन था खतरा। ये तो जाल है, हमें बुलाकर फंसाया जा रहा है। उसे लगा मैं राजकुमारी को अपनी निगरानी में रखना चाहता हूँ। पर ली छिंगझाओ की सोच इससे भी गहरी थी। उसने मेरी वो मासूम आंखें देखी, मन ही मन मुस्कुराई। वाह, क्या तरीका है फंसाने का। क्या मैं उन्हें अपने पास रखकर दिन रात नजर रखना चाहता हूँ, उनकी असलियत जानने के लिए? या फिर मुझे खुद पर इतना यकीन है कि पास रहने पर भी कोई कमजोरी नजर नहीं आएगी? या फिर मैं पहले ही उनकी असलियत भांप चुका हूँ और ये सीधा सीधा उन्हें चैलेंज दे रहा हूँ? एक पल में हजार ख्याल ली छिंगझाओ के दिमाग में कौन गए। उसे लगा वो इस जवान इंसान को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही। हर एक साधारण सी हरकत के पीछे मानो कोई गहरी साजिश छुपी हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शतरंज के महारथी से मुकाबला हो। कभी अंदाजा ही नहीं लगता अगली चाल कहाँ पड़ेगी। क्या हुआ, जगह ज्यादा टूटी फूटी लगी क्या? मैंने उन्हें काफी देर चुप देखकर सिर खुजाया। सच कहूं तो थोड़ी पुरानी जरूर है। चाहो तो वांग बूढ़े से कहकर कोई अच्छा कमरा दिलवा दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ली छिंझाओ तुरंत होश में आई, नरमी से बोली। साहब का सहारा मिलना ही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम आपकी मेहरबानी से यहीं रुक जाते हैं। उसने तय किया। चाल के जवाब में चाल चलेगी। तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो ना? तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। देखती हूँ तुम इस बड़े राक्षस के कितने चेहरे छुपाए बैठे हो। ठीक है, फिर आप लोग मेरे साथ आइए। मैंने कहते कहते रास्ता दिखाना शुरू किया। चलते चलते पीछे मुड़कर गर्मजोशी से बुलाया। ज्यादा तकल्लुफ मत करना, अपना ही घर समझो। अच्छा, नाश्ता किया या नहीं? एक बर्गर चखोगे? मैं बता दूं, ये चीज़ बहुत लाजवाब है। मीट पैटी बड़ी और मोटी है। मेरी इतनी गर्मजोशी भरी पीठ देखकर चेन किंगजी ने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ ली। धीमी आवाज में ली छिंगझाओ से कहा, राजकुमारी, ये आदमी बहुत अजीब है। हम यहाँ आ ही गए हैं तो शांति से रहो। ली छिंगझाओ ने उसे रोकते हुए कहा। आवाज शांत थी, पर आंखों में पहले जैसी तेज चमक नहीं थी। मुझे खुद अपने हाथों से इसका असली चेहरा बेनकाब करना है। मैंने ली छिंगझाओ और पीछे के आंगन में सच में कुछ खाली कमरे थे, नीली ईंटों और खपरेल के बने हुए। मेरे खुद के गिरते गिरते बचे कमरे से तो कहीं बेहतर थे। आप लोग फिलहाल इन 2 कमरों में रुक जाइए। थोड़े सादे जरूर हैं, पर काफी साफ सुथरे हैं। मैंने बगल के 2 जुड़े हुए कमरे दिखाए। जो भी सामान अंदर है सब नया है, कुछ दिन पहले ही डाकुओं से लूटे के सामान में से निकाला था। मैं ये कहते हुए मन ही मन सोच रहा था, ये तो मेरे बड़े निवेशक हैं, इनकी अच्छे से खातिरदारी करनी होगी। इन्हें सेट कराने के बाद वांग बूढ़े से कहूंगा कुछ फुर्तीले लोग भेजकर इनकी सेवा में लगा दे। रसोई से भी कहना होगा इनके लिए अलग खाना बने। अरे रुको, मेरे पास तो रसोई ही नहीं है। सब लोग तो बर्गर ही खाते हैं। ये सोचकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई। मेहमानों को भी रोज बर्गर तो नहीं खिला सकता। मुझे भले बर्गर दुनिया की सबसे बढ़िया चीज लगती हो, पर दक्षिण से आई अमीर घर की लड़की को शायद ये पसंद ना आए। सू, छोटी मैडम, मैंने हाथ मलते हुए थोड़ा शर्माते हुए कहा, मेरे यहाँ सुविधाएं सीमित हैं। खाने में एक चीज़ है जिसे बर्गर कहते हैं, और एक मीठा पानी है जिसे कोला कहते हैं। अगर आपको ये ना भाए तो मैं शहर में किसी से चावल सब्जी मंगवाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगा मेरा रवैया काफी दिल से था, पर ली छिंझाओ के मन में ये बात कुछ और ही तस्वीर बना गई। बर्गर, कोला, यही वो अनोखी खुराक है जो एक साधारण इंसान को अद्भुत ताकत वाला जांबाज बना देती है, और ये इतनी आसानी से हमें भी खिलाना चाहता है। आखिर इसका मकसद क्या है? ली छिंझाओ के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उसे तुरंत कई मुमकिन वजहें सूझी। पहली, इस खाने में कुछ गड़बड़ हो सकती है। शायद इससे मेरी सोच को कंट्रोल करके मुझे भी उसके बाकी लोगों जैसा जुनूनी बना दिया जाए। ये तो धीरे धीरे मुझे काबू में करने की चाल है। दूसरी वजह, वो हमारा टेस्ट ले रहा है, देखना चाहता है इस अजीब खाने पर हमारा रिएक्शन कैसा होता है। अगर हम लालच या डर दिखाएं तो हमारी असलियत खुल जाएगी। तीसरी वजह, वो शो ऑफ कर रहा है, अपनी ताकत दिखाना चाहता है, हमें अपनी बेशुमार खाने की सप्लाई दिखाकर हमें डराना चाहता है ताकि हम कोई हरकत ना करें। जो भी वजह हो, ये साफ है कि ये आदमी बेहद गहरी सोच वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया लिन साहब। ली छिंगझाओ ने मन का तूफान दबाकर चेहरे पर सही मात्रा की मुस्कान लाई। हम भी वही खाएंगे जो आप खाते हैं। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार। उसका फैसला अटल था। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। देखती हूँ इस अजीब खाने में आखिर कौन सा रस छुपा है। हाँ हाँ, वासु मैडम सच में सीधी सादी हो। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मुझे सबसे ज्यादा डर मेहमानों के नखरे उठाने से लगता है। अब तो काम आसान हो गया। ठीक है, आप लोग थोड़ा सामान रख लीजिए, मैं अभी खाना ले आता हूँ। इतना कहकर मैं हवा की तरह भाग निकला। मुझे जल्दी से सिस्टम स्टोर से 2 एकदम ताज़ा निकले बर्गर लाने थे, साथ में 2 ठंडी कोला की बोतलें भी। पहली बार मेहमानों की खातिरदारी करनी है, सबसे बढ़िया इंतजाम करना जरूरी है। मुझे जाते देख चेन किंगजी का चेहरा एकदम बिगड़ गया। राजकुमारी,
बिल्कुल नहीं, उसने तुरंत कहा। वो खाना कहाँ से आया है पता नहीं, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। आप इतनी अनमोल हैं, इतनी आसानी से इसे चखना ठीक नहीं। कोई बात नहीं। ली छिंगझाओ ने हाथ हिलाकर उसे रोका। कमरे के गेट तक चलकर दरवाज़ा खोला। कमरा सच में साफ था। बस एक बिस्तर, एक मेज़, दो कुर्सियाँ, बस इतना ही। जनरल चेन, तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? अगर खाने में जहर होगा तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? उसने आराम से पूछा। चेन किंगजी एक पल रुका, फिर भरोसे से बोला, आम जहर तो हमसे छुपा नहीं रह सकता, पर मुझे डर उन अनजान अजीब जहरों का है जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं। और अगर अगर हम नहीं खाते तो सोचो, लिन युआन क्या सोचेगा? ली छिंझाओ ने पलटकर पूछा। चेन किंगजी फिर से चुप हो गया। सही बात है, अगर हम मना करते हैं तो सीधा उसे बता रहे हैं कि हमें उस पर शक है, तो फिर शोफांग में घुसकर छुपकर जांच करने की हमारी पूरी योजना ही बर्बाद हो जाएगी। राजकुमारी बुद्धिमान है। चेन किंगजी ने सिर झुकाया। राजकुमारी के लिए उसका सम्मान और बढ़ गया। वो जितना चाहता है हम उसकी बात माने, हमें उतनी ही अच्छी तरह उसकी बात माननी चाहिए। ली छिंगझाओ की नज़र खिड़की से मेरे जाने की दिशा में टिकी थी। यही एक रास्ता है जिससे उसकी सतर्कता कम होगी और वो कोई गलती करेगा। याद रखो, अभी से हम सिर्फ बेसहारा दक्षिण के व्यापारी हैं और लिन युआन ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमें हर मुमकिन कोशिश करके उसका भरोसा जीतना है। समझ गया राजकुमारी, चेन किंगजी ने सख्ती से जवाब दिया। जल्द ही मैं वापस लौट आया। हाथों में करीने से लपेटे दो कागज के पैकेट लिए। बगल में दो ठंडी कोला की बोतलें भी दबाई थीं, जिन पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान लिए, आओ आओ सू मैडम, चेन भाई, चखो मेरा खास बर्गर, अभी अभी बनाए, गर्मा गर्म है। मैंने बर्गर और कोला आंगन की पत्थर की मेज पर रखे, जैसे कोई खजाना पेश कर रहा हूं, दोनों की तरफ बढ़ाया। ली छिंझाओ सामने रखे कागज के पैकेट और काली बोतल को देखकर सोच में डूब गई। यही है वो चीज जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। यही है वो राज जिसने 3,000 बेघर लोगों को जांबाजों में बदल दिया। देखने में तो बिल्कुल साधारण लग रहा है। उसने कांपते हाथों से एक पैकेट उठाया। गुनगुनी गर्माहट उंगलियों तक पहुंची। मेरी तरह सावधानी से पैकेट खोला। मीट और ब्रेड की तेज खुशबू चारों तरफ फैल गई। नरम ब्रेड के बीच सुनहरी भूरी मीट पैटी, पिघला हुआ पीला चीज और कुछ हरे अचार वाले खीरे के टुकड़े। देखते ही मुंह में पानी आ जाए। चेन किंगजी ने भी दूसरा बर्गर उठाया। चेहरा एकदम गंभीर था, जैसे किसी खतरनाक हथियार की जांच कर रहा हो। उसने सूंघकर ध्यान से मीट का रंग देखा। कोई गड़बड़ नहीं मिली। खाओ खाओ, शर्माओ मत, मैंने बगल से जोर दिया। खुद भी अपनी जेब से एक और बर्गर निकालकर बड़े चाव से खाने लगा। मैं बता दूं, ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा होने पर स्वाद बिगड़ जाता है। ली छिंगझाओ ने मुझे बेफिक्री से खाते देखा। गहरी सांस ली, फैसला ले लिया। उसने अपना नकाब उतार दिया। मैं बर्गर खाते खाते इतना खो गया कि निगलना भी भूल गया। मैंने देखा कैसा चेहरा था वो, दूर के पहाड़ों जैसी खूबसूरती, पतझड़ के पानी जैसी आंखें, नाक बेहद सुंदर, त्वचा बर्फ से भी गोरी। ये एक ऐसी सुंदरता थी जो ठंडी भी थी और सांस रोक देने वाली भी। मेरे पिछले जन्म में स्क्रीन पर जो खूबसूरत लड़कियां देखी थीं वो तो बनावटी हीरे जैसी थीं, पर सामने खड़ी ली छिंझाओ तो बर्फीले पहाड़ों की चोटी से आई हुई कोई अनछुई सुंदरता थी। मुझे लगा दिल की धड़कन एक बार नहीं कई बार रुक गई। ली छिंझाओ को मेरे सुन्न पड़े चेहरे की परवाह नहीं थी। उसने बड़े नज़ाकत से बहुत छोटा सा एक और बर्गर का काटा। ब्रेड की नरमी, मीट का नमकीन स्वाद, चीज़ की मलाई, सॉस की खट्टी मीठी चटक, इतने सारे स्वाद जो उसने कभी महसूस नहीं किए थे। फिर भी सब कुछ एक साथ इतनी खूबसूरती से घुल मिल गए। उसकी जीभ पर एक साथ फूट पड़े। उसकी ठंडी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। स्वादिष्ट। उसके दिमाग में बस ये एक ख्याल आया, ये राजमहल के सबसे बड़े शाही रसोइयों की बनाई हुई सबसे बेहतरीन डिश से भी ज्यादा लजीज था। ये एक बिल्कुल सादा पर लाजवाब स्वाद था जिससे बच पाना मुमकिन ही नहीं। उसने हिम्मत करके उस काली बोतल का ढक्कन भी खोला। फुस की आवाज के साथ सफेद धुआं निकला। उसने मेरी तरह ही एक छोटा घूंट पिया, बुलबुलों वाला, ठंडा, हल्का मीठा तरल गले से नीचे उतरा। एक ऐसा अद्भुत एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ था। गले से पेट तक फैल गया। उसे रोकते रोकते एक छोटी सी प्यारी सी डकार आ गई। उसके गाल तुरंत गुलाबी हो गए। पेट से गर्माहट उठी, तेजी से पूरे बदन में फैल गई। इतनी लंबी यात्रा से थका शरीर एक पल में ताकत से भर गया। वो पूरी तरह हैरान रह गई। अब उसे समझ आया वो बेघर लोग इस खाने के लिए इतने जुनूनी क्यों थे। ये चीज न सिर्फ बेहद स्वादिष्ट है, बल्कि सच में एक पल में शरीर की थकान भी दूर कर देती है। यह आम दुनिया का खाना बिल्कुल नहीं हो सकता। चेन किंगजी ने भी एक बड़ा कौर लिया। उसके रोंगटे, उसका हमेशा बर्फ जैसा सख्त चेहरा भी थोड़ा नरम पड़ गया। एक योद्धा होने के नाते वो खाने की ऊर्जा को ली छिंझाओ से भी ज्यादा तेजी से महसूस कर सकता था। उसे साफ महसूस हुआ एक शुद्ध और गहरी गर्म ऊर्जा उसके पेट से निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है, उसकी खोई हुई ताकत को भर रही है। ये असर उसने खाए सबसे कीमती औषधीय खाने से भी 10 गुना तेज था। उसने खुद को रोका नहीं, 2-3 कौर में ही पूरा बर्गर खत्म कर दिया। फिर कोला उठाकर गटागट आधी बोतल पी गया। एक जोरदार डकार अनजाने में इस यूलिन गार्ड कमांडर के मुंह से निकल गई। आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैं हैरानी से इन दोनों को देख रहा था। मन ही मन सोच रहा था, ये लड़की तो इतनी खूबसूरत है, अभी डकार ली क्या? डकार भी कितनी प्यारी लगती है। और ये आइस फेस वाला भाई ऐसे खा रहा है जैसे कई दिन का भूखा हो। धीरे खाओ भाई,
कोई छीन नहीं रहा तुमसे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैंने जो आसानी से 2 बर्गर और एक कोला निकाला, वो सामने बैठे दोनों मेहमानों के मन में कितना बड़ा तूफान ला चुका था। मुझे ये भी पता नहीं था कि ली छिंगझाओ की नज़र अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ टेस्ट और सतर्कता नहीं, बल्कि एक गहरा न मिटने वाला डर भी था। इतनी आसानी से ये आदमी ये चमत्कारी चीज निकाल सकता है, आखिर ये है क्या? उस खाने के दौरान तीनों के दिल में अलग अलग बातें चल रही थीं। मैं तो बस खुश था। खूबसूरत लड़की को खाना खाते देखकर मेरी भूख भी बढ़ गई। मैंने एक और बर्गर खत्म कर दिया, जबकि ली छिंगझाओ और चेन किंगजी हैरानी और स्वाद के बीच झूलते हुए बर्गर और कोला के इस अनोखे स्वाद और ताकत के अनुभव का लुत्फ उठा रहे थे। साथ ही मन इसके पीछे छिपी डरावनी हकीकत का हिसाब भी लगा रहे थे। खाना खत्म करके मैंने संतुष्टि से एक डकार ली। मेज पर खाली पैकेट और बोतलें देखकर गर्मजोशी से पूछा, सु मैडम, चेन भाई, स्वाद कैसा लगा? पसंद आया ना? एक और लोगे? नहीं, नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया लिन साहब, हम पेट भर चुके हैं। ली छिंगझाओ ने हाथ हिलाया। उसे लगा जैसे पूरे शरीर में अब ताकत भर गई है। उसे तो बाहर जाकर कुछ चक्कर लगाने का मन कर रहा था, पर वो और खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे डर था कि कहीं वो भी उन बेघर लोगों जैसी ज्यादा ताकत से काबू खो न बैठे। चेन किंगजी ने भी सिर हिलाकर मना किया। वो चुपचाप अपनी ऊर्जा को साधने की कोशिश कर रहा था, शरीर में भरी उस बेशुमार शुद्ध ऊर्जा को बचाने की। जितना वो इसे साधने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा डर जाता। ये ऊर्जा बेहद नरम और शुद्ध थी, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिल्कुल जैसे किसी योद्धा के लिए खास तौर पर बनाई गई कोई दिव्य दवा हो। अगर राजधानी के यूलिन गार्ड्स को भी रोज ऐसा खाना मिले, तो वो आगे सोचने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। कितनी खतरनाक सेना बन सकती है। अच्छा, आप लोग अभी अभी आए हो, थके भी होगे, थोड़ा आराम कर लो। मैं उठ खड़ा हुआ, अपने इलाके का जायजा लेने निकलने की तैयारी में। आंगन में जितना चाहो घूम लो, पर काउंटी दफ्तर के बाहर मत जाना। वहाँ चारों तरफ निर्माण चल रहा है, थोड़ी गड़बड़ी है, कहीं चोट न लग जाए। मैंने ये बात नेक इरादे से कही थी, पर ली छिंझाओ के लिए ये फिर एक इशारा बन गई। बाहर न जाने देना, कहीं इसलिए तो नहीं कि हम कुछ ऐसा देख लें जो हमें नहीं देखना चाहिए, जैसे इसके उन 3,000 जांबाजों की गुप्त ट्रेनिंग। उसने मन में सोचा, पर ऊपर से नरमी से कहा, ठीक है, समझ गए। आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया साहब। मेरे जाते ही चेन किंगजी ने तुरंत आवाज धीमी करके बेहद गंभीर लहजे कहा, राजकुमारी, ये खाना बहुत खतरनाक है। मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर एक आम सिपाही इसे लगातार 1 महीने खाए, तो उसकी ताकत और शरीर हमारी फौज के सबसे बेहतरीन सूबेदार के बराबर हो सकता है। 1 महीना? ली छिंगझाओ बुदबुदा उठी। शोफांग के ये लोग तो पहले ही 1 महीने से ज्यादा से यही खा रहे हैं। कोई हैरानी नहीं कि इन्होंने आसानी से हेफेंग डाकुओं का सफाया कर दिया। जनरल चेन, अब भी लगता है कि गुप्तचरों की रिपोर्ट बढ़ा चढ़ाकर थी? ली छिंगझाओ ने पूछा। चेन किंगजी चुप हो गया। उसे याद आया वो शब्द, जांबाज जोधा। अब लग रहा था यह शब्द बिल्कुल सही था। राजकुमारी, हम जल्द से जल्द इस खाने का असली स्रोत पता लगाना होगा। चेन किंगजी की आंखें तेज हो गईं। अगर हमें यह स्रोत मिल गया तो हमारे साम्राज्य के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, पर अगर नहीं मिला तो यह लिन युआन हमारे साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा, शायद उत्तर के बर्बर कबीलों से भी बड़ा। मुझे पता है। ली छिंगझाओ की आंखों में भी वैसी ही गंभीरता थी। इसलिए हमें बहुत सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे। जब तक हम इसके पत्ते नहीं जान लेते, तब तक ये हमारा उपकारी ही बना रहेगा। वो खिड़की के पास गई। बाहर आंगन में आते जाते जोशीले मजदूरों को देखा। अचानक दिमाग में एक आइडिया आया। जनरल चेन, अगर हम व्यापारी बनकर कुछ लोगों को काम पर रखने की बात करें, तो क्या मैं मान जाऊंगा? चेन किंगजी की आंखें चमक उठी। राजकुमारी इसी बहाने उन सिपाहियों से मिलना चाहती हैं? बिल्कुल सही। ली छिंगझाओ ने सिर हिलाया। उन्हीं की जुबानी हमें पता चलेगा कि मैं आखिर उन्हें कैसे ट्रेन करता हूँ। दोपहर को ली छिंगझाओ मुझे ढूंढते हुए काउंटी दफ्तर के सामने वाले आंगन में पहुंची, जहां मैं एक बड़े नक्शे के सामने खोया हुआ खड़ा था। वो नक्शा मैंने खुद बनाया था। शोफांग काउंटी की पूरी प्लानिंग, जिसमें अजीब अजीब निशानों से रिहायशी इलाका, औद्योगिक इलाका, कारीगर वर्कशॉप, बाजार इलाका, सैन्य इलाका, ट्रेनिंग ग्राउंड वगैरह सब मार्क किए थे। लिन साहब, ली छिंगझाओ ने मुझे पुकारा। अरे सू मैडम, मैं होश में आया। फौरन नक्शा लपेट लिया। नहीं चाहता था कोई मेरी ये उल्टी सीधी लिखाई देखे। साहब, ये जगह की प्लानिंग कर रहे हैं? ली छिंगझाओ ने बेफिक्री से पूछा। हाँ, बस ऐसे ही। मैंने हंसते हुए बात टाल दी। लोग ज्यादा हो जाएं तो कोई प्लानिंग तो चाहिए ही, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ली छिंगझाओ के मन में फिर एक सवाल उठा। एक काउंटी मजिस्ट्रेट को शहर की प्लानिंग की समझ है, वो भी अलग अलग फंक्शनल जोन में बांटकर? इतनी गहरी सोच तो किसी मामूली मजिस्ट्रेट की तो बात ही छोड़ो, बड़े बड़े दरबारी मंत्रियों के पास भी शायद इतनी साफ योजना ना हो। आखिर ये लिन युआन और कितनी छिपी हुई काबिलियत रखता है जो अभी तक सामने नहीं आई। साहब वाकई बहुत दूरदर्शी हैं, दिल से तारीफ करती हूँ, ली छिंगझाओ ने सच्चे दिल से कहा। फिर बात का रुख बदला। साहब, एक छोटी सी गुजारिश है। सु मैडम, बेझिझक कहिए, मैंने तुरंत सीना तान कर कहा। इस बार हमारे साथ काफी सामान आया है, पर हाथों की कमी है। क्या आपके यहाँ से कुछ लोग किराए पर मिल सकते हैं, सामान उठाने और सेट करने के लिए? मजदूरी हम पूरी देंगे। ये सुनकर मैंने सोचा, अरे इतनी छोटी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं, मजदूरी की क्या जरूरत? मैंने हाथ लहराकर कहा, मेरे पास तो हजारों लोग हैं, हर किसी में भरपूर ताकत है। मैं कुछ फुर्तीले लोगों को भेज देता हूँ मदद के लिए, बिल्कुल मुफ्त में। मैंने मन में सोचा,
बड़े निदेशक की जरूरत तो पूरी करनी ही होगी। कुछ मजदूर भेजना कोई मुश्किल काम है क्या? इससे उन पर अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा, आगे और बिजनेस मिलेगा। ये तो हमारे लिए बहुत मेहरबानी होगी। ली छिंगझाओ ने थोड़ा संकोच दिखाया। बस तय समझो। मैं बिना कोई मौका दिए मुड़कर आंगन के बाहर की तरफ आवाज लगाई। वोंग गेनशेंग, बूढ़े वोंग, इधर आओ जरा। कुछ ही देर में वोंग गेनशेंग दौड़ता हुआ आ गया। साहब, बुलाया मुझे? बूढ़े वोंग, ये दोनों हमारे शुफोंग काउंटी में निवेश करने आए खास मेहमान हैं। सु मैडम और चेन साहब, मैंने परिचय दिया। इन्हें कुछ लोगों की मदद चाहिए। तुम कुछ फुर्तीले दिमाग वाले लोगों को भेज दो। सू मैडम की बात मानकर वांग गेनशिंग ने खास मेहमान सुनते ही तुरंत ली छिंझाओ और चेन किंजी को आदर से झुककर सलाम किया, पर मन ही मन सोच रहा था, साहब के पास अचानक ये दो अजनबी कहाँ से आए? इनकी शान शौकत देखकर तो मामूली व्यापारी नहीं लगते। कहीं ये साहब के गुप्त रूप से जुटाए गए कोई खास लोग तो नहीं? उसने ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं की, बस झुककर कहा, जो हुक्म साहब का। मैं अभी इंतजाम करता हूँ। वोंग गेनशिंग बहुत तेज काम करने वाला था। कुछ ही देर में सबसे मजबूत कद काठी और सबसे तेज नजर वाले 5 जवान लेकर आ गया। साहब, ये पांचों हमारे काउंटी मिलिशिया के सबसे बेहतरीन और सबसे आज्ञाकारी लड़ाके हैं। वांग गेनशिंग ने गर्व से परिचय दिया। इन्हें सु मैडम की सुरक्षा और मदद में लगा दें, बिल्कुल कोई कमी नहीं रहेगी। ली छिंगझाओ और चेन। तो इस खतरनाक फौज का नाम काउंटी मिलिशिया था। ली छिंगझाओ ने सामने खड़े पांचों मजबूत जवानों को देखा। वो बस चुपचाप खड़े थे, फिर भी उनके बदन से एक खूनी फौलादी आभा निकल रही थी। वो आसानी से अंदाजा लगा सकती थी, जंग के मैदान में ये लोग कितने खौफनाक साबित होंगे। और मैं इतनी आसानी से इन्हें सामान उठाने के लिए भेज रहा हूँ? ली छिंगझाओ को समझ नहीं आया, क्या ये सच में इतना बेफिक्र है, या फिर अपनी ताकत दिखाने का ये कोई तरीका है? उसे लगा उसका दिमाग फिर से चकरा रहा है। ठीक है, अब से तुम पांचों सू मैडम के साथ रहोगे। याद रखना, हमेशा सू मैडम की बात माना, उनकी हिफाजत करना, समझे? मैंने पांचों को हुक्म दिया। जी हुक्म, पांचों ने एक साथ जोरदार आवाज में कहा। इतनी तेज आवाज से मैं भी चौंक गया। उफ, इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? डरा दिया मुझे। मैं धीरे से बुदबुदाया। ली छिंगझाओ ने यह सब गौर से देखा। उसने मुझे झुककर सलाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। पर मन में सोच रही थी, वाह क्या चाल है। सीधे नजर रखने के लिए भेज दिए। 5 सबसे मजबूत जांबाज, कहने को मदद, असल में निगरानी। ये लिन युआन वाकई पूरी तरह सतर्क है, कोई कमी नहीं छोड़ता। अगले कुछ दिनों में ली छिंगझाओ सामान सेट करने के बहाने जानबूझकर उन 5 काउंटी मिलिशिया सिपाहियों से बातचीत करने लगी। उसने पाया, ये लोग मेरे प्रति एक तरह की अंधी श्रद्धा रखते हैं। वो कुछ भी पूछे, 3 बातों में उनका जवाब वही होता, साहब हमारे लिए। भाई, आप लोग रोज इतनी सख्त ट्रेनिंग करते हो, थकान नहीं होती? साहब के लिए हंसी आती है, थकान कैसी? हमें तो अफसोस है कि हम इतने काबिल नहीं कि साहब के बड़े मिशन में और मदद कर सकें। क्या तुम्हारी ट्रेनिंग खुद साहब सिखाते हैं? बिल्कुल, हमारी काउंटी मिलिशिया की पूरी बॉडी बनाने की विधि साहब ने खुद सिखाई है। साहब ने यह भी सिखाया कि हमें संतुलन में रहना है, आराम और मेहनत दोनों साथ चाहिए। ये सैनिकों को पालने की सबसे बड़ी कला है। चेन किंगजी बगल में सुनकर पल के झपकाता रह गया। संतुलन में रहना, आराम और मेहनत दोनों। और उसने अपनी आंखों से देखा था कि इनकी तथाकथित साधना का मतलब है ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक दूसरे को अधमरा कर देना। ये कैसा संतुलन है? लिन साहब को तुमसे क्या उम्मीदें हैं? ली छिंगझाओ ने सबसे अहम सवाल पूछा। एक सिपाही ने सीना तानकर आंखों में जुनून लिए कहा, साहब की सोच हम जैसे मामूली लोग कहाँ समझ सकते हैं। हमें बस इतना पता है, जहां साहब की तलवार इशारा करे वहीं हमारी लड़ाई की जगह है। साहब जिसे मारने को कहें हम उसे ही मारेंगे, चाहे वो आसमान का राजा ही क्यों ना हो। बस साहब का हुक्म हो, हम उसे आसमान से भी नीचे खींच लाएंगे। ली छिंगझाओ चुप हो गई। उसने इन सिपाहियों के चेहरों पर वो जुनूनी विकृत भाव देखा। दिल में एक गहरा एहसास उमड़ा। उसे आखिरकार समझ आया, मेरे लिए सबसे खतरनाक चीज न वो खास खाना है, न मेरे 3000 जांबाज, बल्कि यह है कि मैं इतने सारे लोगों को दिल से अपने लिए मरने पर राजी कर सकता हूँ, मौत को भी गौरव समझने पर मजबूर कर सकता हूँ। ये तरीका सैनिकों को पालने की ये कला, ये अब सिर्फ रणनीति या युद्ध कला की सीमा से बाहर निकल चुका था। ये लगभग दैविक क्षमता जैसा लग रहा था। समय बीतता गया, कुछ दिन और गुजर गए। ली छिंगझाओ और चेन किंगजी शोफांग काउंटी में अब कुछ हद तक बस चुके थे। इन दिनों उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें देखीं जिन्होंने उनकी दुनिया की समझ को हिला दिया। उन्होंने देखा, तथाकथित नए सिपाहियों की ट्रेनिंग का मतलब था कुछ बेघर लोगों से एक विशाल गहरा गड्ढा खुदवाना, जिसे वो सार्वजनिक शौचालय कहते थे। नाम दिया गया था मिट्टी खोदने की क्षमता बढ़ाना और सुरंग युद्ध की प्रैक्टिस। उन्होंने देखा, कुछ लोग घोड़ों के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे थे जैसे पूर्वजों की सेवा हो, रोज ब्रश करते, बातें करते, यहाँ तक कि रात को घोड़ों को गले लगाकर सोते। कहते यह है साहब की सिखाई इंसान घोड़ा एकता की घुड़सवार कला। उन्होंने ये भी देखा, रोज दोपहर सब लोग जैसे पागल हो जाते, मुंह में कुछ बुदबुदाते, कहते बर्गर की शक्ति को शरीर में मिलाना है। पूरा शोफांग काउंटी जैसे एक बहुत बड़ा अजीबोगरीब और रहस्यमय सैन्य कैंप बन गया था। और इस सबका रचयिता लिन युआन हर दिन बड़े आराम से रहता। कभी काउंटी दफ्तर में सोता, कभी निर्माण साइट पर घूमता, कभी कभार अपने उलझे हुए नक्शे को दिखाकर कहता, नाली सिस्टम ठीक करना है, बाजार वाली गली में आग बुझाने का रास्ता छोड़ना है, जिसे कोई समझ ही नहीं पाता। ली छिंगझाओ को लगा जैसे उसका दिमाग फटने वाला है।
एक तरफ अपनी आंखों से जो मैं वो एक ढीला ढाला आराम तलब बल्कि कुछ हद तक बिना पढ़ाई का ही जवान इंसान लगता है, पर दूसरी तरफ काउंटी मिलिशिया सिपाहियों की अंधी श्रद्धा से लेकर पूरे शोफांग काउंटी के इस अजीब पर बेहद कुशल सिस्टम तक हर चीज इस जवान इंसान के पीछे छुपी अथाह गहराई और चालाकी को दिखाती थी। उसे लगा जो मैं उसने देखा वो बस हिमखंड का ऊपरी सिरा है। इस शांत सतह के नीचे कोई ऐसा तूफान छुपा है जो पूरे साम्राज्य को उलट सकता है। राजकुमारी, आज लगता है इनकी छुट्टी का दिन है। चेन किंगजी ली छिंगझाओ के कमरे में आया, चेहरे पर अजीब सा भाव लिए। छुट्टी का दिन? ली छिंगझाओ को याद आया वो लड़की ने कहा था शूफांग में 10 दिन काम, एक दिन छुट्टी। जी हाँ, मैंने अभी बाहर जाकर देखा, आज साइट पर कोई काम नहीं कर रहा, चेन किंगजी ने कहा। पर वो खाली भी नहीं बैठे। फिर क्या कर रहे हैं? वो लड़ रहे हैं। चेन किंगजी का चेहरा और अजीब हो गया। 3,000 से ज्यादा लोग शहर के बाहर खाली मैदान में नंगे हाथों से एक दूसरे से भिड़ रहे थे, हर कोई पागलों जैसा, जैसे दर्द महसूस ही न होता हो। नजारा बेहद डरावना था। ली छिंगझाओ के दिल में हलचल हुई। छुट्टी के दिन आराम की जगह मुक्केबाजी, क्या ये फिर मेरी कोई नई ट्रेनिंग तकनीक है? चलो देखते हैं। दोनों काउंटी दफ्तर से निकलकर शहर की दीवार पर पहुंचे, बाहर की तरफ नजर डाली। सामने विशाल खाली मैदान में पूरा मैदान लोग से काला पड़ा हुआ था। सब छोटे छोटे झुंडों में एक दूसरे से भिड़े हुए थे, मुक्के सीधे बदन पर पड़ रहे थे, चीखें आसमान तक गूंज रही थी। हर कोई पिटा हुआ, चेहरे नीले काले, कहीं कहीं खून भी बह रहा था, और सबके चेहरों पर एक अजीब सा उत्साह और सुकून भी था। ये कहाँ ट्रेनिंग थी, ये तो एक विशाल पैमाने की मारपीट थी। जब ली छिंगझाओ और चेम किंगजी सामने के इस पागलपन भरे नज़ारे से हैरान थे, तभी काउंटी दफ्तर की तरफ से एक बेहद तेज खुशबू आई, पूरे मैदान में फैल गई। तीखी, मसालेदार, लजीज खुशबू का मिश्रण था। सूंघते ही मुंह में पानी और दिल की धड़कन तेज हो गई। ली छिंगझाओ और चेन किंगजी दो बेसाख्ता और भी ज्यादा ललचा गए। फिर उन्होंने कुछ और भी हैरान करने वाला देखा। शहर के बाहर पागलों की तरह लड़ रहे वो जांबाज, जैसे ही ये खुशबू सूंघी, अचानक सारे रुक गए, जैसे कोई पॉज बटन दब गया हो। सब एक साथ मुड़े, आंखें जलती हुई काउंटी दफ्तर की तरफ देखने लगे। गले से घुटघुटाने की आवाजें आने लगी। चेहरे पर पल भर पहले की हिंसा जैसे गायब हो गई, उसकी जगह खाने की तड़प ने ले ली। मलाजी चिकन है, साहब का खास खाना, मलाजी चिकन। हे भगवान, आखिरकार फिर मलाजी चिकन मिलेगा। जल्दी लाइन लगाओ, देर हुई तो खत्म हो जाएगा। भीड़ में जैसे धमाका हो गया। ली छिंगझाओ और चेन किंगजी दीवार पर खड़े हैरान रह गए। मलाजी चिकन, ये फिर कोई नया खास खाना है, और उनके अंदाज से लगता है ये खाना बर्गर और कोला से भी ज्यादा कीमती है। जल्द ही उन्होंने देखा मैं जम्हाई लेते हुए कुछ लोगों के साथ ठेले धकेलते हुए काउंटी दफ्तर से बाहर निकला। ठेलों पर तेल वाले कागज में लिपटी भाप छोड़ती पोटलियां भरी थीं। यही उस तेज खुशबू का राज था। किसी को छीनना नहीं, सबको मिलेगा। मैंने गले खोलकर चिल्लाया। मन ही मन सोच रहा था, उफ, इस मलाजी चिकन के साइड इफेक्ट तो बहुत ज्यादा हैं। पिछली बार तो काउंटी दफ्तर ही तोड़ने वाले थे, इस बार मात्रा पर काबू रखना है। हर किसी को आधा टुकड़ा नहीं, तीसरा हिस्सा ही देना है। पर मेरी बात? वांग गेनशेंग सबसे पहले मेरे पास दौड़ता आया। तेल के कागज को देखकर खुशी से आंसू बहाते हुए बोला, साहब आप वाकई बहुत दयालु हैं। हम इस अद्भुत दिव्य औषधि को फिर से पाने के लायक कहाँ हैं? उसने मेरे हाथ से एक पैकेट छीन लिया, बिना रुके फाड़कर चमकती हुई चिकन का टुकड़ा सीधे मुंह में डाल दिया। पहले जैसा जाना पहचाना, बिजली जैसा शून्य करने वाला और आग जैसा तीखापन एक साथ मुंह में फूट पड़ा। वांग गेनशेंग का पूरा बदन कांप उठा। महसूस हुआ पेट से एक जबरदस्त गर्म लहर उठी, तेजी से पूरे शरीर में फैल गई। उसका बूढ़ा चेहरा आंखों के सामने ही लाल हो गया, आंखों से सुनहरी चमक निकलने लगी। पूरा शरीर जैसे 20 साल जवान हो गया। वांग गेनशेंग खुद को रोक नहीं पाया, आसमान की तरफ मुंह करके जोरदार हंसी हंसा। आवाज में विस्फोटक ताकत भरी थी। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा। पूरा काउंटी दफ्तर का सामने वाला हिस्सा एक पल में उन्माद के मैदान में बदल गया। 3,000 से ज्यादा लोग मलाजी चिकन पाते ही वहीं बैठकर खाने लगे। चबाने फाड़ने की आवाजें, मसाले की तीखेपन से निकली चीखें और वो दबी हुई जंगली दहाड़ें सब मिलकर एक जंगली अजीब सिम्फनी बना रही थीं। ली छिंगझाओ और चेन किंगजी दीवार पर खड़े नीचे इस भूत प्रेतों जैसे नाच को देखकर हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उन्होंने देखा एक मजबूत आदमी मलाजी चिकन खाते ही आसमान की तरफ चिल्लाया, फिर एक घूंसा बगल की मिट्टी की दीवार पर मारा। दीवार में बड़ा गड्ढा बन गया। उन्होंने देखा एक और सिपाही खाने के बाद आंखें लाल करके वहीं पागलों की तरह चक्कर काटने लगा। हवा तेजी से गूंजने लगी। उन्होंने देखा जिसने भी मलाजी चिकन खाया उसके शरीर से भाप उठने लगी, मांसपेशियां फूल गईं, नसें उभर आईं, जैसे नर्क से निकले हुए राक्षसों। ये अब खाना नहीं रहा। चेन किंगजी की आवाज भी कांप रही थी। ये तो कोई प्रतिबंधित दवा है, कोई शैतानी दवा। मैंने कभी ऐसी कोई दवा नहीं देखी जो एक पल में इंसान की ताकत को इतनी डरावनी हद तक बढ़ा दे। ये उसकी युद्ध कला की समझ से पूरी तरह बाहर था। ली छिंगझाओ कुछ नहीं बोली, बस उस भीड़ से घिरे बेबस और डरे हुए चेहरे वाले इस सबके जनक यानी मुझे घूरती रही। उसने देखा मैं बेतहाशा उस मलाजी चिकन से भरी गाड़ियों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, उस पागल हो चुकी भीड़ की तरफ। धीरे खाओ, छीनो मत, मेरे लिए भी बचाओ, मुझे भी खाना है।
मेरी आवाज जल्द ही उस आसमान छूती चीख पुकार में डूब गई। ली चिंगझाओ का दिल तह में जा बैठा। उसे आखिरकार समझ आया क्यों गुप्तचरों की रिपोर्ट में इन्हें जांबाज जोधा कहा गया था, क्योंकि ये सच में एक ऐसी शैतानी दवा से पैदा किए गए राक्षस थे जिन्हें दर्द महसूस नहीं होता। ताकत बेशुमार थी, और जो इतनी आसानी से ये शैतानी दवा निकाल सकता है वो मैं न कोई जिंदा भगवान हूं, न कोई बड़ा राक्षस। मैं वो हूं जो राक्षस बना सकता है।